हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है कि पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए, इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे कि जो टैक्स लिबिलिटी है वो कैसे पे की जाती है। उसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि लिबिलिटी जो पे की जाती है वो कहाँ कहाँ से पे की जाती है। एक चीज़ तो आपने देखी होगी कि आईटीसी चैप्टर में हमने कवर किया, और थ्रू आउट द जीएसटी हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया था कि जो आईटीसी है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आईटीसी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया कि आईजीएसटी है, आईजीएसटी आईजीएसटी का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, तो याद होगा। आईजीएसटी का इस्तेमाल होता है पहले आईजीएसटी, ठीक है। उसके बाद इसका इस्तेमाल हो सकता है कि सीजीएसटी या एसजीएसटी, एज द जैसे सही लगे, ठीक है। एस सीजीएसटी या एसजीएसटी, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन, ठीक है, इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन। ये आपको याद होगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपको याद होगा। आईजीएसटी का इस्तेमाल कहाँ होता है, पहले आईजीएसटी, उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी, जैसे सही लगे, जैसे रजिस्टर्ड पर्सन को सही लगे, इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन, ठीक है। और सेकंड है कि जो सीजीएसटी का इस्तेमाल कैसे होता है। सीजीएसटी का इस्तेमाल पहले आप कर सकते हैं सीजीएसटी में, ठीक है, ये आपको याद होगा सारा। सीजीएसटी का इस्तेमाल पहले सीजीएसटी में, फिर आप यूज़ कर सकते हैं इसको आईजीएसटी में, ठीक है। और फिर जो एसजीएसटी है उसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, पहले एसजीएसटी, फिर आप यूज़ कर सकते हैं इसको आईजीएसटी। सिमिलरली ऐसे यूटीजीएसटी का ही है, ठीक है, एसजीएसटी की तरह। यूटीजीएसटी कहाँ इस्तेमाल होता है, पहले यूटीजीएसटी फिर आईजीएसटी, ये आपको याद होगा। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे की जाए। पहले तो पेमेंट ऑफ टैक्स, अब मान लीजिए कि एक कंपनी ने इंटरस्टेट सप्लाई की, इंटरस्टेट सप्लाई, तो उस पर आउटपुट टैक्स है वो क्या होगा, आउटपुट टैक्स वो क्या होगा, ठीक है, वो होगा ऑब्वियसली आईजीएसटी। वो क्या होगा, आईजीएसटी। अब मान लीजिए कंपनी का आईजीएसटी जो है वो 10 लाख है, लिबिलिटी है ये, उसको कैसे पे करना है, तो पे कैसे करना है, तो पहले जो आउटपुट टैक्स है उसको पे करना है हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट से, ठीक है। तो अब मान लीजिए कंपनी के पास जो आईटीसी पड़ा है, आईटीसी पड़ा है, मान लीजिए कंपनी के पास आईजीएसटी पड़ा है जो यूज़ किया जा सकता है इसमें आईजीएसटी के अगेंस्ट, वो मान लीजिए कितना पड़ा है, 5 लाख। और लेट अस सपोज जो सीजीएसटी अवेलेबल है जो यूज़ किया जा सकता है आईजीएसटी के लिए, वो है मान लीजिए 2 लाख है। सिमिलरली मान लीजिए कंपनी के पास आई एसजीएसटी भी अवेलेबल है 2 लाख, ठीक है, जो यूज़ किया जा सकता है आईजीएसटी में, ठीक है। आईजीएसटी जो अवेलेबल है कंपनी जो यूज़ कर सकती है किसके लिए, आईजीएसटी पे करने के लिए 5 लाख है। सीजीएसटी एसजीएसटी जो अवेलेबल है तो कंपनी यूज़ कर सकती है आईजीएसटी के लिए, वो मान लीजिए 2-2 लाख है। अब रिमेनिंग जो लिबिलिटी पे करनी है कंपनी ने आईजीएसटी की, वो कितनी है, 1 लाख। वो कंपनी कैसे पे करेगी, कैश में। कैसे पे करेगी, कैश में, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स लिबिलिटी को पे करने के दो तरीके हैं। आउटपुट टैक्स लिबिलिटी को पे करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है, पहले हम पे करेंगे जो हमारे पास जो आईटीसी खड़ा है, यानी कि क्रेडिट जो खड़ा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब वो क्लेम करने के बाद, वो यूज़ करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो हमें पे करना है कैसे, कैश में से, कि वो पे करना है कैश में से। अब मैं ये बता दूं, यहाँ पे एक है, अब हम बात करते हैं लेजर्स की, लेजर्स की या रजिस्टर की जो यहाँ मेंटेन होते हैं। एक होता है बेटा ई लिबिलिटी रजिस्टर, ई लिबिलिटी रजिस्टर। सरकार ने जो कंपनी से कुछ भी लेना है वो कहाँ जाएगा बेटा, ई लिबिलिटी रजिस्टर में। ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक है, सिंपल याद रखिए, लिबिलिटी रजिस्टर, ठीक है। जो भी सरकार ने इनसे लेना है पार्टी से, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, लिबिलिटी रजिस्टर में, है कि नहीं। एक होगा ई क्रेडिट लेजर, क्या होगा, ई क्रेडिट लेजर। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, ई क्रेडिट लेजर है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, क्रेडिट से। क्रेडिट मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मान लीजिए कोई आईजीएसटी है, ठीक है, या सीजीएसटी है या यूटीजीएसटी एसजीएसटी है, हमने क्लेम करना है, तो सरकार हमें क्या कर देगी, क्रेडिट, ठीक है, सरकार हमें उसका क्या देगी, क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट किस में देगी, ई क्रेडिट लेजर में। और जो हम लिबिलिटीज पे करते हैं कैश में, वो कहाँ जाएंगी, ई कैश लेजर, ई कैश लेजर। तो कुल मिला के दो तरह के लेजर हैं, एक है ई क्रेडिट लेजर
और दूसरा कौन सा है, ई कैश लेजर। अब ध्यान ये रखना है कि जो क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल है वो केवल यूज़ किया जा सकता है इसके लिए, आउटपुट टैक्स की लिबिलिटी पे करने के लिए। अब ई क्रेडिट लेजर में बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे आईजीएसटी का हो सकता है, ठीक है, सीजीएसटी का होगा कॉलम, और कौन सा हो सकता है, एसजीएसटी का, ठीक है, और यूटी है तो यूटीजीएसटी यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में तो मेरी लिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन कौन सा हो सकता है। अगर मैं विद इन दिल्ली सेल करता हूँ तो उस पर क्या लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। और अगर मैं सेल सप्लाई करता हूँ या सप्लाई करता हूँ एक दिल्ली से किसी और स्टेट में, तो वहाँ पे क्या है, आईजीएसटी। ऐसे में जो इनवर्ट सप्लाई लेता हूँ, सर्विस लेता हूँ या गुड्स लेता हूँ विद इन दिल्ली, तो क्या पे करके आता हूँ मैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। किसी और स्टेट से सप्लाई लेता हूँ तो मैं क्या पे करके आता हूँ, आईजीएसटी, ठीक है। तो ई क्रेडिट लेजर में क्या है कि जो क्रेडिट होंगे वो आईजीएसटी हो सकता है, सीजीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी हो सकता है, ठीक है। और जो हमें लिबिलिटी पे करनी है टैक्स की, वो भी इसी तरह की हो सकती है, ठीक है, आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी, है कि नहीं। अब एक चीज़ याद रखना है कि ई क्रेडिट लेजर का जो इस्तेमाल होता है, यानी कि जो हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी का, तो गवर्नमेंट हमें क्रेडिट करेगी, जो हम गवर्नमेंट के यहाँ पे हमें क्रेडिट करेगी, ठीक है, आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उसका इस्तेमाल केवल हम टैक्स की लिबिलिटी पे करने में कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स की लिबिलिटी मतलब वही आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी वगैरह पे करने के लिए ही कर सकते हैं, ये याद रखना। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल, ई क्रेडिट लेजर में हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा होगा क्रेडिट साइड, उसका इस्तेमाल हम केवल टैक्स की लिबिलिटी पे करने में ही कर सकते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है ई कैश लेजर। अब मान लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने सारा इस्तेमाल कर लिया, और तब भी आउटपुट टैक्स लिबिलिटी हमारी बच रही है। तो एग्जाम्पल ये थी कि आईजीएसटी पे कितना करना था, 10 लाख। अब जितना इनपुट टैक्स खड़ा था हमने वो क्लेम कर लिया, आईजीएसटी के अगेंस्ट जितना कर सकते थे, तो 9 लाख हमने मान लीजिए कर लिया, ठीक है। तो मान लीजिए आईजीएसटी की लिबिलिटी थी और ये कितनी, 10 लाख की, ठीक है। तो हमने क्या किया, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, मान लीजिए जो अवेलेबल था हमारे पास, ये सारा मिला के कितना था, 9 लाख। अब अभी भी हमारी जो देनदारी खड़ी है वो 1 लाख की खड़ी है, ठीक है। ये तो मतलब हमने कहाँ से क्लेम किया, ई क्रेडिट लेजर में से, जो हमारे पास इनपुट खड़ा था, ई क्रेडिट लेजर में से। अब जो 1 लाख हमने पे करना है ये बेटा कहाँ से करेंगे, ई कैश लेजर में से, ई कैश लेजर में से, ठीक है। ध्यान से समझिए, ई कैश लेजर का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, आप टैक्स की लिबिलिटी पे कर सकते हैं इसमें से, जो आपका टैक्स बैलेंस है आईटीसी क्लेम करने के बाद वो टैक्स पे कर सकते हैं ई कैश लेजर में से। उसके अलावा कोई पेनल्टीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, वो भी ई कैश लेजर में से पे कर सकते हैं। अब मैं दो आपको पहले मेन मेन पॉइंट बताता हूँ इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बेटा। एक है ई क्रेडिट लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ठीक है। तो क्या है, कैन बी यूटिलाइज्ड, यूज्ड, कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली टू पे, ओनली टू पे आउटपुट टैक्स लिबिलिटी, ठीक है। जो आउटपुट टैक्स है उसकी लिबिलिटी केवल इसमें से पे की जा सकती है, तो आउटपुट टैक्स लिबिलिटी, ठीक है। ई क्रेडिट लेजर में से क्या है बेटा, केवल आउटपुट टैक्स लिबिलिटी पे की जा सकती है, यानी कि क्रेडिट लेजर में से आप कोई टैक्स, आप कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी पे नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी कोई पेनल्टी है या ब्याज पड़ा हुआ है आपको सर पे, ठीक है, सरकार ने लगा दिया, तो आप कहते हैं वो ब्याज है या पेनल्टी है, वो आप क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करके वो ब्याज पेनल्टी पे नहीं कर सकते, ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज्ड, आप नोट कर लीजिए, कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड टू पे पेनल्टी, इंटरेस्ट एट्सेट्रा, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर होगी कि आप जो ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल कहाँ कर सकते हैं, आउटपुट टैक्स लिबिलिटी पे करने में, ठीक है, आउटपुट टैक्स लिबिलिटी पे करने में। इसका इस्तेमाल पेनल्टी इंटरेस्ट के लिए पे यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर आ गया ई कैश लेजर, इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ लिबिलिटी कैन बी डिस्चार्ज, मतलब जो जीएसटी लॉ के तहत कोई भी लिबिलिटी है, बेशक आपकी टैक्स की लिबिलिटी है या कोई ब्याज है, कोई पेनल्टी है, आप क्या है कि ई कैश लेजर में से पे कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ
लायबिलिटी अंडर जीएसटी लॉ, कि वो कैसे टैक्स लायबिलिटी होगी, बेशक टैक्स है, पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, कुछ भी आप पे कर सकते हो, कैन बी डिस्चार्ज। ठीक है, इसी प्रकार की आपकी लायबिलिटी है अंडर जीएसटी लॉ, आप क्या है कि ई कैश लेजर में से डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल कहाँ हुआ? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने में। ठीक है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने में। और जो ई कैश लेजर का इस्तेमाल आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि आप पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह भी पे कर सकते हैं। ठीक है, और ई लायबिलिटी रजिस्टर जो है, ई लायबिलिटी रजिस्टर है, इसमें तो क्या आएगा, आपने कोई लायबिलिटीज पे करनी है वो आ जाएंगी, आप जब उसको डिस्चार्ज कर देंगे वो आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान आपने ये रखना है कि तीनों के तीनों रजिस्टर या लेजर, ठीक है, कौन से, ई क्रेडिट लेजर हो गया, ये आपको थोड़ा आइडिया लग गया। ठीक है, ई क्रेडिट लेजर हो गया और ई कैश लेजर हो गया, ई लायबिलिटी रजिस्टर हो गया। ई बेटा इसलिए लगा रहे हैं, बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होते हैं। ठीक है, लायबिलिटी रजिस्टर, ये तीन वर्ड याद रखना। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हम इसमें कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। इसमें हम नहीं मेंटेन कर रहे, ये जीएसटी पोर्टल पे ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है। जैसे ही हम जीएसटी के खाते में कैश जमा करवाएंगे, ठीक है, कैश जमा करवाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, वो ई कैश लेजर में। जैसे ही हम रिटर्न फाइल करेंगे, जैसे ही हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारा जो आउटपुट टैक्स है आईजीएसटी का, एसजीएसटी का या सीजीएसटी का, वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, ई क्रेडिट लेजर में। ठीक है, अब जैसे हमारी जो इनवर्ट सप्लाई पे या परचेज पे या सर्विसेज पे, ठीक है, जो हमने सर्विसेज ली हैं या परचेज है हमारी, उसके ऊपर जो हम टैक्स पे कर चुके हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, ई क्रेडिट लेजर में। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। नहीं, हम जो कैश जमा करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली ई कैश लेजर में आ जाएगा वो। ठीक है, और जब हम क्या है कि रिटर्न फाइल करेंगे तो आउटपुट टैक्स, उसमें लिबिलिटी लिखी होती है कि आउटपुट टैक्स हमारा कितना बन रहा है, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, तो ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, वो क्रेडिट लेजर में। ठीक है, और जब हम इनवर्ट सप्लाई के ऊपर, इनवर्ट सप्लाई में क्या आ गया, परचेज आ गई। ठीक है, या आपने कोई सर्विस ली है, ठीक है, उस पर जो आप टैक्स पे करके आए हैं वो सारा किस में आ जाएगा, ई क्रेडिट लेजर में आ जाएगा वो। इसमें आएगा बेटा, ई क्रेडिट लेजर में आ जाएगा वो। ठीक है, और जो आप कैश पे करेंगे वो तो किस में आ गया, ई कैश लेजर में। कल को आपने लिबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, मान लीजिए आईजीएसटी की, तो पहले आईजीएसटी सारा यूज़ हो जाएगा आईजीएसटी की लिबिलिटी पे करने के लिए। फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी जो कुछ अवेलेबल है वो यूज़ हो जाएगा आईजीएसटी की लिबिलिटी पे करने में। और जो बैलेंस है वो कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा, आउट ऑफ ई कैश लेजर। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि पेनल्टी है, कोई इंटरेस्ट है, उसको आप क्या है कि क्रेडिट लेजर में से आप क्या है उसको पे नहीं कर सकते। ठीक है, पेनल्टीज है, इंटरेस्ट है, उसको केवल कहाँ से पे कर सकते हैं, आउट ऑफ ई कैश लेजर, यानी कैश जमा करवा के। ठीक है, आपको इतना तो आइडिया लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे याद क्या रखना है, रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट मेक, रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट मेक डायरेक्ट एंट्री, कैन नॉट मेक डायरेक्ट एंट्री इनटू द एंट्री इनटू दीज लेजर्स। ठीक है, या फिर क्या है, रजिस्टर, लेजर है, रजिस्टर जो भी है, में क्या है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, चलिए तो रीड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा फिल्म में है क्या ये, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको तो ऑब्वियसली क्या है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ई लेजर्स इज ए यूनिक फीचर, इज ए यूनिक फीचर अंडर द जीएसटी लॉ। इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ कैश एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। अब कहते हैं कि देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स हैं, ये क्या है, स्टेटमेंट्स ऑफ कैश है। ठीक है, ई कैश लेटर किसकी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश है, जो आपने जमा करवाया या उसमें इस्तेमाल किया टैक्स पे करने में या फिर पेनल्टी इंटरेस्ट पे करने में। और इनपुट टैक्स क्रेडिट ये हम पढ़ेंगे क्या है, ई क्रेडिट लेजर। इन एडिशन ईच टैक्स पेयर शैल आल्सो हैव एन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर। मैं बता दूँ कि इसमें हम एंट्री नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिकली जो कॉमन पोर्टल है gst.gov.in, जीएसटी जो पोर्टल है, तो हम ये सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, रिटर्न फाइल करते हैं या कैश में हम टैक्स जमा करवाते हैं, ठीक है, या फिर हम पेनल्टी इंटरेस्ट जमा करवाते हैं कैश में, वो ऑटोमेटिकली इन रजिस्टर में आ जाता है। ठीक है,
अब मान लीजिए सरकार ने पेनल्टी लगा दी हम पे, सरकार ने हम पे पेनल्टी लगा दी, तो वो लिबिलिटी रजिस्टर में ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा। अब हमें क्या है कि हमें कैश में पे करनी है पेनल्टी, तो जब हम कैश में चालान भरेंगे और दिखाएंगे कि हम ये पेनल्टी पे कर रहे हैं, तो ई कैश लेजर में भी आ जाएगा, ई लिबिलिटी रजिस्टर में भी आ जाएगा। सरकार हम पे पेनल्टी लगाती है, मान लीजिए सरकार हम पे पेनल्टी लगाती है, तो ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, ई लिबिलिटी रजिस्टर में। सरकार हमें क्या मार देगी, डेबिट, सरकार ने हमसे लेने हैं ये, ठीक है, वो एसेट साइड सरकार की शो कर जाएगा, हमारी लिबिलिटी साइड, ठीक है। हैव एन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लिबिलिटी रजिस्टर, वन से टैक्स पेयर इज रजिस्टर्ड ऑन कॉमन पोर्टल। अब ध्यान से समझना, जैसे ही क्या है कि एक टैक्स पेयर आप जैसा मेरे जैसा रजिस्टर्ड होता है कॉमन पोर्टल पे, यानी gst.gov.in, जीएसटी का जो कॉमन पोर्टल है, ठीक है, दैट इज जीएसटी पोर्टल, तो अपने आप ही क्या है कि ये तीनों चीज़ें खुल जाती हैं, क्या, ई लिबिलिटी रजिस्टर, ई क्रेडिट लेजर, ई कैश लेजर, अपने आप ओपन हो जाती हैं। कैश लेजर हो गया, इनपुट क्रेडिट लेजर हो गया, ई लिबिलिटी रजिस्टर हो गया, और ऑटोमेटिकली ओपन। जैसे ही हम रजिस्टर्ड होते हैं, ध्यान रखना इसमें ये ना हम नहीं खोल रहे, ये ई क्रेडिट लेजर, ई कैश लेजर, ई लिबिलिटी रजिस्टर हम मेंटेन नहीं कर रहे। जैसे ही हम रजिस्टर होते हैं ऑन द जीएसटी पोर्टल, तो ये रजिस्टर या लेजर ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल पे हमारे खुल जाते हैं, ठीक है। एंड डिस्प्लेज ऑन ई हिज डैशबोर्ड एट ऑल टाइम्स, ठीक है, जब मर्जी आप चेक कर सकते हैं कि आपका कैश कितना क्या है कि इसमें पड़ा हुआ है, कि कैसे आपने इस्तेमाल किया कैश का, कितना जमा करवाया था, ठीक है, कितनी आपके पास आईटीसी अवेलेबल है, सारा क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम में है। फिर हम जो पढ़ेंगे सेक्शन के इस पूरे चैप्टर में, वो सेक्शन 49 होगा एक, ठीक है, रजिस्टर की बात करेगा, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ई लिबिलिटी रजिस्टर, ठीक है। 50 पढ़ेंगे, ये तो क्या है कि अगर आप डिले करते हैं पेमेंट में, ठीक है, तो क्या है कि आपको जो इंटरेस्ट पड़ेगा, और 51 है टीडीएस का, 52 है टीसीएस का, और 53 है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। चलिए अब मेन मुद्दे पे चलते हैं। पहले तो है कि जो हम लेजर की बात कर रहे थे, पहला क्या है, ई कैश लेजर, ई कैश लेजर, ठीक है। ई कैश लेजर का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं हम, टैक्स की लिबिलिटी पे करने में, उसके अलावा कोई भी पेनल्टी है या इंटरेस्ट है उसको पे करने में, टैक्स की लिबिलिटी डिस्चार्ज करने में, और उसके अलावा क्या है, कोई ब्याज है, ठीक है, या कोई पेनल्टी है जो गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई है, वो पे करने में, डिस्चार्ज करने में, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि हेड होते हैं बाकायदा, कि आप किसके लिए जमा करवा रहे हो, आईजीएसटी के लिए जमा करवा रहे हो, कि सीजीएसटी के लिए जमा करवा रहे हो, कि एसजीएसटी के लिए जमा करवा रहे हो, तो जिस हेड में आप जमा करवा रहे हो उसी हेड में यूज़ करना है, किसी और हेड में आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए फिर कहते हैं कि कैश डिपॉजिटेड इन रिस्पेक्टिव हेड लाइक सीजीएसटी, आईजीएसटी एटसेट्रा शैल रिफ्लेक्ट इन ई कैश लेजर इन द रिस्पेक्टिव हेड्स। ध्यान ही रखना कि आपने एक हेड में जमा करवाया है और दूसरे हेड में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो मान लीजिए कि वैसे हमें पता है कि आईजीएसटी का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, आईजीएसटी का जो आईटीसी होता है, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, उसका इस्तेमाल हम करते हैं आईजीएसटी में, कि सीजीएसटी, एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन, जैसे मर्जी। सीजीएसटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम, पहले सीजीएसटी फिर आईजीएसटी। आप देखिए ये सीधा कहते हैं, जब कैश लेजर की बात आ रही है, तो जिस हेड में आपने कैश जमा करवाया है, आप उसी हेड की लिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए वो कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आईजीएसटी के हेड में 50,000 जमा करवा दिया, ठीक है, आईजीएसटी के हेड में कितना जमा करवाया, 50,000। अब आप इसका इस्तेमाल सीजीएसटी के लिबिलिटी पे करने में नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है कि ई कैश लेजर में क्या है, जब आप एक्चुअली चालान भरना होता है, ऑनलाइन चालान भरते हैं, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम में क्या है, ऑनलाइन चालान होता है, तो आपको बताना होता है कि आप कौन सी लिबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए कैश पे कर रहे हैं, कौन से हेड में आप जमा करवा रहे हैं, ठीक है। आपको उस चालान में बताना होता है, स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है कि आप कौन से हेड में पैसा जमा करवा रहे हैं, और जिस हेड में जमा करवाया है उसी हेड की लिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है, किसी और जगह इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए फिर कहते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया कि जब जिस हेड में जमा करवाया गया है, ठीक है, वो दूसरे हेड में यूज़ नहीं हो सकता। फिर कहते हैं ई क्रेडिट लेजर, ई क्रेडिट लेजर। अब ई क्रेडिट लेजर क्या है कि आईटीसी, ठीक है, जो समझाया मैंने, जो भी आपका आईटीसी है, आईटीसी मेन क्या है, 3 प्रकार का है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर यूटी होगा तो एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपने क्रेडिट लेना है, आप जब भी रिटर्न फाइल करेंगे, आप क्या है कि जब रिटर्न फाइल करते हैं मंथली, तो उसमें क्या है कि आप शो करते हैं कि हाँ भी आपकी
जो इनवर्ट सप्लाई है उसके ऊपर कितना जीएसटी बनता है, आईजीएसटी, टीजीएसटी या एसजीएसटी। वो ऑटोमेटिकली जो रिटर्न फाइल करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या है, आपके जो ई क्रेडिट लेजर है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। आप वो क्लेम कर सकते हैं, वो क्या है, आपका ई क्रेडिट लेजर में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, कहते हैं आईटीसी एज सेल्फ असेस्ड इन रिटर्न ऑफ। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, जो आपने रिटर्न भरी, जो आपने खुद रिटर्न भरी, अपने यहाँ हिसाब से आपने देखा कि मेरा इतना आईटीसी बन रहा है, परचेज जो आपने की, ठीक है, या सर्विसेज ली, है कि नहीं, तो रिटर्न में आपने देखा कि मेरा इतना क्या है आईटीसी बन रहा है। तो आईटीसी एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू हिज ई क्रेडिट लेजर। समझ गए? तो आप जब रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न में आप दिखाते हैं कि मेरी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी इतनी है और इनवर्ड इनवर्ड क्या है कि टैक्स ये इतना है, इनपुट टैक्स इतना है। इनपुट टैक्स जो भी बनता है आपका, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी बनता है आपका, वो सारा कहाँ चला जाएगा, ई क्रेडिट लेजर में। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 41 और 43A टू बी मेंटेन्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फर्स्ट ऑफ all, we are not maintaining these ledgers. These ledgers are being maintained automatically by the GST portal. The credit in this ledger can be used. मैं आपको बता चुका हूँ कि जो क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल है, इसमें जो क्रेडिट है, इसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका इस्तेमाल ओनली टू डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी ही किया जा सकता है। मतलब यू कांट डिस्चार्ज एनी इंटरेस्ट और टैक्स पेनल्टी आउट ऑफ ई क्रेडिट लेजर। द क्रेडिट इन दिस लेजर कैन बी यूज टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स ओनली। ठीक है, टैक्स के पेमेंट के इस्तेमाल में ही क्या है इसको लाया जा सकता है, अदरवाइज किसी और इस्तेमाल में इसको नहीं लाया जा सकता। एंड नॉट एनी अदर अमाउंट्स सच एज इंटरेस्ट पेनल्टी एक्सेट्रा। तो इंटरेस्ट पेनल्टी की अदायगी में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, केवल क्या है टैक्स के डिस्चार्ज में इसका इस्तेमाल हो सकता है। आई थिंक द टॉपिक इज समवट क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज ई लायबिलिटी रजिस्टर। ये भी ऑटोमेटिकली क्या है बनती है। जैसे हमने जो लायबिलिटी पे करनी है, हम रिटर्न मान लीजिए हम भरते हैं, रिटर्न भरते हैं, तो हम दिखाते हैं कि हाँ भाई ये क्या है कि हमारा आउटपुट टैक्स है, तो हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, ए लायबिलिटी रजिस्टर में, है कि नहीं। तो रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए टैक्स पेयर आफ्टर नेटिंग फॉर ए पर्टिकुलर मंथ। अब आफ्टर नेटिंग क्या होता है, ठीक है, आफ्टर नेटिंग होता है आईटीसी क्लेम करने के बाद। ठीक है, 10 लाख का मेरा आउटपुट टैक्स है, मान लीजिए 8 लाख मेरी क्या है इसमें, आपकी 8 लाख क्या है आईटीसी है, तो 2 लाख क्या है आपकी नेट लायबिलिटी आफ्टर क्लेमिंग आईटीसी। तो वो कहाँ चला जाएगा, ई लायबिलिटी रजिस्टर में, यू हैव टू पे दैट। अब आप उसको कहाँ से पे कर सकते हैं, आउट ऑफ ई कैश लेजर। ठीक है, तो आपको एक चीज़ क्लियर है कि आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कहाँ जाएगा, ई क्रेडिट लेजर में। उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं आप, लायबिलिटी जो है टैक्स की पे करने में वहीं कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। और जो आपका ई कैश लेजर है उसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, कैश जो टैक्स की लायबिलिटी है उसको पे करने में भी कर सकते हैं, या कोई इंटरेस्ट है पेनल्टी है उसको उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दो क्या हैं लेजर्स हैं, ई क्रेडिट लेजर, ई कैश लेजर, और तीसरा क्या हुआ, ई लायबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, चलिए, प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर CGST एक्ट 2017 हैव ऑल्सो बीन मेड एप्लीकेबल टू IGST एक्ट वाया सेक्शन 20 ऑफ IGST। तो जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रोविजन सारी की सारी किस पे हैं, IGST पे भी सिमिलरली IGST एक्ट के अंदर भी सेम अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट है डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है, सेक्शन 49 फुल रेड विद रूल 85। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। तो आपकी जो भी लायबिलिटीज़ हैं वो सारी किस में चली जाएंगी, ई लायबिलिटी रजिस्टर में। मैं फिर कह रहा हूँ ये क्या है कि GST पोर्टल जो है सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली बनाता है, हम इसको ओपन नहीं करते। जैसे ही हम क्या है अपना रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द GST लॉ, तो ऑटोमेटिकली GST पोर्टल पे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ रजिस्टर, ऑल लायबिलिटीज ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट, ऑल लायबिलिटीज ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन। लायबिलिटी कैसे कैसे हो सकती हैं, टैक्स लायबिलिटी हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है। वो जितनी भी लायबिलिटीज है हमारी वो क्या है कि सारी कहाँ चली जाती हैं, ई लायबिलिटी रजिस्टर में। ठीक है, ऑल लायबिलिटीज ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट shall be recorded and maintained in an electronic liability register। ये कहते हैं कि सच रजिस्टर शैल बी मेंटेन इन फॉर्म GST PMT 01। ठीक है, अब जो रजिस्टर मेंटेन करना है ये लायबिलिटी रजिस्टर, उसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्म GST PMT 01 फॉर ईच पर्सन लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, एनी अदर अमाउंट ऑन द कॉमन पोर्टल एंड ऑल अमाउंट्स पेबल बाय हिम शैल बी डेबिटेड टू द सेड लेजर। ठीक है, तो क्लियर है।
तो क्या है कि आप क्या है कि जो भी आपकी लिबिलिटी है, ठीक है, वो कौन सी है आपकी, टैक्स की है, इंटरेस्ट की है, पेनल्टी की है, फ़ी की है, वो सारी क्या है कि इस लेजर में चली जाएंगी, लिबिलिटी रजिस्टर में, ठीक है। वो आपको डेबिट कर देंगे क्योंकि उन्होंने आपसे लेने हैं। यूज़ ऑफ ई लिबिलिटी रजिस्टर। अब ई लिबिलिटी रजिस्टर में क्या है, अब देखिए इसमें क्या कुछ आएगा। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लिबिलिटी रजिस्टर ऑफ पर्सन शैल बी डेप्टेड बाय। अब आपने कोई टैक्स पे करना है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, आपने कोई इंटरेस्ट पे करना है वो इसमें आ जाएगा, पेनल्टी पे करनी है वो आ जाएगी, डिपार्टमेंट ने कोई पेनल्टी लगा दी वो इसमें आ जाएगी, है कि नहीं। तो कहते हैं द अमाउंट पेबल टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी और एनी अदर अमाउंट पेबल एज पर द रिटर्न फर्निश्ड बाय द सेड पर्सन। जो हम खुद दिखा रहे हैं कि हमने ये टैक्स देना है, ये इंटरेस्ट है, ये पेनल्टी है, वो इसमें आएगी, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स। अब जो यही टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो क्या है कि जो डिपार्टमेंट ने हम पे लगा दी है, ठीक है, हमने कहा कि 10,000 रुपये हमने देना है टैक्स का, 5,000 रुपये हमने पेनल्टी और इंटरेस्ट का देना है, वो तो उसमें आ ही गया, तो हमने रिटर्न भरी, इसमें दिखाया कि ये देना है हमने, ठीक है। उसके अलावा डिपार्टमेंट कहता है नहीं ये तो है ही है, उसके अलावा 25,000 आपका टैक्स का है और 2,000 रुपये आपका क्या है पेनल्टी और इंटरेस्ट का है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। एक तो हम जो रिटर्न खुद फाइल करते हैं, ठीक है, जो हम खुद रिटर्न फाइल करते हैं वो तो इसमें आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट है, जीएसटी के जो प्रॉपर ऑफिसर्स हैं, वो हम पे जो पेनल्टी वगैरह लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, जो टैक्स लगाएंगे दो आप, वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो हम असेस कर रहे हैं प्लस जो डिपार्टमेंट असेस कर रहा है वो दोनों। फिर कहते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज ए रिजल्ट ऑफ मिसमैच अंडर सेक्शन 42 और सेक्शन 43 और सेक्शन 50। अब मिसमैच क्या होता है कि हम क्या दिखाते हैं, हम आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली क्या है कि लिबिलिटी क्या आईटीसी अवेलेबल कितना होता है, कम। मान लीजिए हमने क्या है कि परचेज तो दिखा दी, पर जिसने हमें सेल्स की उनने रिटर्न फाइल नहीं की, उस उसने क्या रिटर्न फाइल नहीं की, तो ये क्या होता है मिसमैच, तो हमारा आईटीसी फंस जाता है। तो जो हम आईटीसी नजायज़ क्लेम कर बैठे हैं पहले, तो वो हमारी लिबिलिटी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट में अक्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक तो हो गया सेल्फ रिटर्न के बेस पे, जो हम खुद रिटर्न भरते हैं उसके आधार पे हमारी जो टैक्स है या कोई लिबिलिटी और कोई है, इंटरेस्ट पेनल्टी है, वो उसमें आ जाएगी। और डिपार्टमेंट वालों ने जो अलग से हमारा टैक्स निकाल दिया या इंटरेस्ट पेनल्टी निकाल दी, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि अब मान लीजिए इंटरेस्ट है कोई पेबल है टाइम टू टाइम, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और था कि हाँ, और जो ड्यू टू मिसमैच, ठीक है, जो हमने क्या है कि आईटीसी क्लेम किया, हमने जो आईटीसी क्लेम किया, ठीक है, तो वो क्या है कि मान लीजिए मैच नहीं कर रहा सिस्टम में, यानी आउट जिसने सप्लाई की वो उसने रिटर्न नहीं फाइल की, ठीक है, जिसने हमें सामान बेचा उसने रिटर्न फाइल नहीं की, और हम आईटीसी क्लेम करे जा रहे हैं, तो सिस्टम में क्या आ रहा है वो मिसमैच, ठीक है, वो भी हमारी लिबिलिटी में डेबिट हो जाएगा, ये लिबिलिटी रजिस्टर में क्या है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो सेल्फ रिटर्न हम भर रहे हैं वो, प्लस जो प्रॉपर ऑफिसर हमारी निकाल रहा है लिबिलिटी, ठीक है, टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी वगैरह की, या इंटरेस्ट है जो अक्रू हो रहा है टाइम टू टाइम, हमने कोई टैक्स पे नहीं किया हो गया, ब्याज लगता गया हम पे, वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ डिस्चार्जिंग लिबिलिटी। अब देखिए लिबिलिटी को डिस्चार्ज कैसे किया जाए, ठीक है, लिबिलिटी को डिस्चार्ज कैसे किया जाए। अब जो टैक्स की लिबिलिटी है उसका इस्तेमाल तो उसको तो पे कर सकते हैं हम किस में से, क्रेडिट लेजर में से कर सकते हैं, आईटीसी में से, ठीक है। बट बाकी का जो टैक्स है वो कहाँ से पे करना है, ई कैश लेजर में से। और जो बाकी की पेनल्टीज़ हैं, इंटरेस्ट है, पेनल्टी हम पहले डिस्कस कर बैठे हैं, अब वो कहाँ से पे की जा सकती हैं, केवल ई कैश लेजर में से, ठीक है। तो टैक्स को कहाँ से पे कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट में से, ठीक है, उसके बाद ई कैश लेजर में से। और जो पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, उसको तो केवल कहाँ से पे कर सकते हैं हम, ई कैश लेजर में से, ठीक है। फिर कहते हैं कि देखिए पेमेंट ऑफ एवरी लिबिलिटी बाय रजिस्टर्ड पर्सन एज पर इज रिटर्न shall be made by adapting the electronic credit ledger maintained as per rule 86 or electronic cash ledger maintained as per 87 and the electronic liability register shall be credited accordingly, ठीक है। तो हम जो लिबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे वो कहाँ से कर सकते हैं, ई क्रेडिट लेजर प्लस ई कैश लेजर में से। बट मैंने बताया कि ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल केवल टैक्स की लिबिलिटी पे करने में हो सकता है, बट ई कैश लेजर का इस्तेमाल आप टैक्स की लिबिलिटी पे करने में या उसके अलावा इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं द अमाउंट कलेक्टेड अंडर सेक्शन 51 और द अमाउंट कलेक्टेड अंडर सेक्शन 52, ये किसकी बात करें, टीडीएस अंडर सेक्शन 51, इस चैप्टर में हम वो भी बात करेंगे, ठीक है। टीडीएस अंडर सेक्शन 51 या टीसीएस अंडर सेक्शन 52। कहते हैं अमाउंट जो डिडक्ट की गई है रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा अंडर सेक्शन 51 या कलेक्ट किया गया है टैक्स अंडर सेक्शन 52 और द अमाउंट पेबल
ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी कि एज ए रेसिपिएंट, ठीक है, जो हमने आईटीसी क्लेम करना है तो पहले क्या है, सरकार को लिबिलिटी पे करनी बनती है। अमाउंट पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस और अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी, एनी अमाउंट पेबल टुवर्ड्स इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट अंडर द एक्ट shall be paid by debiting electronic cash ledger maintained as per rule 87 and electronic liability register shall be credited accordingly। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है। सिंपल सी बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि देखिए जो सेक्शन 10 के तहत जो टैक्स बनता है, ठीक है, वो केवल कहाँ से पे कर सकते हैं, ई कैश लेजर में से। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सेक्शन 10 है वो कंपोजिशन लेवी का है और आपको पता है जो कंपोजिशन वाला है वो आईटीसी क्लेम कर नहीं सकता। तो जो उसका जो आउटपुट टैक्स है, जो कंपोजिशन लेवी वाले का जो आउटपुट टैक्स है, जो टर्नओवर के हिसाब से होता है, आपको पता है मैन्युफैक्चरर में 1%, ट्रेडर में 1% और रेस्टोरेंट में 5%। अब जो पे करना होता है, ठीक है, उसने जो टैक्स पे करना है वो केवल कहाँ से कर सकता है, आउट ऑफ ई कैश लेजर, क्योंकि वो ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। क्यों, वो आईटीसी अवेलेबल ही नहीं है। तो कंपोजिशन लेवी वाला बंदा जो क्या है कि टैक्स की लिबिलिटी डिस्चार्ज करेगा वो केवल ई कैश लेजर में से ही कर सकता है, एक बात। और दूसरी बात है, ये बताया कि उसकी कोई इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है, कोई और अमाउंट है, वो तो बता ही दिया है कि उसका इस्तेमाल हम आईटीसी में से हम उसको पे नहीं कर सकते। तो कहाँ से पे कर सकते हैं, केवल ई कैश लेजर में से। तो कंपोजिशन लेवी के अंडर टैक्स है जो कंपोजिशन टैक्स, उसके अलावा इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, कोई फीस है, लेवी है कोई, उसको हम क्या है केवल कैश लेजर में से ही पे कर सकते हैं, ई कैश लेजर में से ही कैश जमा करवा के ही। उसके अलावा जो टीडीएस है, ठीक है, टीडीएस है या टीसीएस है, ठीक है, टीडीएस है या टीसीएस है, या जो टैक्स पेबल है अंडर द आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, उसको हम केवल कहाँ से पे कर सकते हैं, ई कैश लेजर में से, ई कैश लेजर में से, ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, कौन से वाला एक सेक्शन, इसको सेक्शन से याद रख सकते हैं, 51, 52, सेक्शन 10, ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट, पेनल्टी, ठीक है, कोई फ़ी है, कोई लेवी है, या फिर आरसीएम के तहत जो टैक्स है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 एंड 4 में आ जाता है ये, ठीक है, 9, 10, 51, 52 ऐसे याद रख सकते हैं। तो रिवर्स चार्ज बेसिस पे जो टैक्स बनता है, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, यानी कि जो रिसिपिएंट ने टैक्स पे करना है कि नहीं, ऑन द इनवर्ड सप्लाई, तो वो ये नहीं कर सकता कि यहाँ पे उसके पास आईटीसी अवेलेबल है उसमें से पे कर दे, ठीक है, वो कैश में ही पे करेगा। उसके अलावा जो सेक्शन 10 है कंपोजिशन सप्लायर है, वो तो आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकता, तो लिबिलिटी वो कैसे ई क्रेडिट लेजर में से डिस्चार्ज कर देगा। उसके ई क्रेडिट लेजर में होता ही क्या है, जीरो, ठीक है, जीरो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो जो सेक्शन 10 वाला है वो आउटपुट टैक्स लिबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेगा, ओनली आउट ऑफ ई कैश लेजर। और जो पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, फाइन है, वो तो केवल कहाँ से कर सकते हैं पे, ई कैश लेजर में से। उसके अलावा टीडीएस अंडर सेक्शन 51, टीडीएस अंडर सेक्शन 51 और टीसीएस अंडर सेक्शन 52 वो केवल कहाँ से पे हो सकता है, आउट ऑफ ई कैश लेजर, ठीक है। तो चलिए ये क्लियर है मेरे ख्याल से। ये कहते हैं कि रिलीफ इन डिमांड मेड टू बी क्रेडिटेड, रिलीफ इन डिमांड मेड टू बी क्रेडिटेड। अब मान लीजिए डिपार्टमेंट ने, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने 5 लाख की डिमांड की हमसे, 5 लाख आपका टैक्स बनता है, तो उन्होंने डेबिट मार दिया, हमारे को क्या किया, ई लिबिलिटी रजिस्टर में हमें डेबिट कर दिया। अब हमने उनके खिलाफ अपील कर दी, ठीक है, या रिक्वेस्ट की, तो हमें वो सक्सेस मिल गई, तो हमारी जो 10 लाख की जो उन्होंने डेबिट मारा था डिमांड, अब वो कर दिया 7 लाख, तो 3 लाख रुपये क्या करेंगे, वो ई लिबिलिटी रजिस्टर में हमें क्रेडिट कर देंगे, वो लिबिलिटी हमारी घटा देंगे। 3 लाख क्या करेंगे बेटा, वो ई क्रेडिट जो ई लिबिलिटी रजिस्टर है उसमें 3 लाख हमें क्या करेंगे, वो क्रेडिट कर देंगे, लिबिलिटी हमारी घटा देंगे, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं, एनी अमाउंट ऑफ डीम्ड डिमांड डेबिटेड, जो डिमांड रेस करते हैं जीएसटी वाले तो हमें डेबिट कर देते हैं सिस्टम में, ठीक है। एनी अमाउंट ऑफ डिमांड डेबिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक लिबिलिटी रजिस्टर shall stand reduced to the extent of relief, reduced to the extent of relief given by the appellate authority or appellate tribunal or court, and electronic tax liability register shall be credited accordingly। तो जो हमें रिलीफ मिला तो हमें वो क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। रिडक्शन इन पेनल्टी, तो फिर क्या करेंगे, हमें क्रेडिट कर देंगे। उन्होंने पेनल्टी लगाई डिपार्टमेंट ने, हमें क्या कर दिया, एलिजिबिलिटी रजिस्टर में डेबिट, ठीक है। जब वो पेनल्टी घटा दी है तो हमें क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी रजिस्टर में क्रेडिट। अमाउंट ऑफ पेनल्टी imposed or liable to be imposed shall stand reduced partly or fully as the case may be if the taxable person
makes the payment of tax, interest and penalty specified in the show cause notice or demand order and electronic liability register shall be credited accordingly। एक तो क्या है कि डिमांड हमारी घटा देंगे तो हम ई लिबिलिटी रजिस्टर को वो क्या हो जाएगा सिस्टम में, क्रेडिट। ठीक है, अगर हम उसको पे कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, नोटिस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल अपॉन नोटिसिंग एनी डिस्क्रिपेंसी in his electronic liability ledger communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter through the common portal in form GST PMT 01। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी है वो याद रखना, एग्जाम में पूछा गया एक दो बारी। GST PMT 04 इसका फॉर्म है, जब आपने नोटिस ऑफ डिस्क्रिपेंसी देना है। ठीक है, रिगार्डिंग ई लिबिलिटी रजिस्टर। अब देखिए कुल मिला के ई लिबिलिटी रजिस्टर में आया क्या, दो बातें हैं, एक डेबिट है, ठीक है, क्रेडिट है। अब हमें डेबिट कब मारा जाएगा, ठीक है, सिस्टम जो है ठीक है, तो जीएसटी पोर्टल हमें डेबिट कब करेगा, एक जब हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी है, एक क्या है हमारी टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट है, कोई पेनल्टी है, कोई फाइन है, ठीक है, उसके अलावा क्या है, डिपार्टमेंट द्वारा डिमांड रेज की गई है, डिमांड रेज बाय प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमें डेबिट कर दिया जाएगा। अब हम हमारी जो लायबिलिटी है वो कम कैसे होगी, ठीक है, तो अब इसको क्रेडिट कब किया जाएगा, कॉमन सेंस। ठीक है, तो हम क्या लायबिलिटी पे कर देंगे, ठीक है, लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी पेड कहाँ से होनी है, ठीक है, आउट ऑफ ई कैश लेजर में से। ठीक है, यहाँ भी क्या जो हम पे करेंगे आउट ऑफ ई कैश लेजर में से। ठीक है, सारी कहाँ है, आउट ऑफ ई कैश लेजर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री होंगी ई कैश लेजर में होगा। एक तो ई कैश लेजर में सिस्टम डेबिट मारेगा हमें, ई कैश लेजर में डेबिट होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। उसके अलावा मान लीजिए, ठीक है, हमें रिलीफ मिल जाता है, हम केस जीत जाते हैं, ठीक है, रिलीफ हो गया, कोई रिलीफ इन लायबिलिटी। मान लीजिए हम पे कोई पेनल्टी लगाई गई थी, ठीक है, तो हमें क्या कर दिया गया था, डेबिट। आज वो पेनल्टी हट गई, हमने अपील कर दी डिपार्टमेंट के खिलाफ, तो हमारा जो ई लायबिलिटी रजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस लगानी है, कुछ खास तो है नहीं। डिपार्टमेंट ने हमसे पैसे लेने, हमें डेबिट मार देगा, जब हम दे देंगे तो हमें क्रेडिट कर देगा। ठीक है, टैक्स है, पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, ठीक है, ये जो हमने देने हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, या डिमांड रेज कर दी डिपार्टमेंट ने तो हमें क्या कर दो, डेबिट। जब हमने पे कर दिए या हम केस जीत गए, ठीक है, हमने देने नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्या है, ई लिबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, तो जो हमारी जीएसटी लॉ के रिगार्डिंग जो भी लिबिलिटी बन रही है वो सारी किस में आ जाएंगी, ई लिबिलिटी और रजिस्टर में। और डिस्चार्ज हम कैसे कर सकते हैं, ई कैश लेजर में से। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मैंने बताया कि जो हम रिटर्न फाइल करते हैं, तो सेल्फ रिटर्न फाइल करते हैं हम, ठीक है, हर मंथ में जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें जो भी हम आईटीसी क्लेम कर रहे होते हैं खुद, सेल्फ असेस्ड आईटीसी, वो सारा कहाँ चला जाता है, ई क्रेडिट लेजर में। ई क्रेडिट लेजर में क्या है, वो क्रेडिट हो जाता है। क्लियर। अब उस आईटीसी का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, आपको पता ही है, अगर वो आईटीसी आईजीएसटी का है तो आईजीएसटी की लिबिलिटी पे ऑफ करने में, और सीजीएसटी एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन। अगर वो क्रेडिट किसका है, सीजीएसटी का है, तो उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं हम, सीजीएसटी में फिर आईजीएसटी में। अगर वो क्रेडिट एसजीएसटी का है तो पहले का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसजीएसटी फिर आईजीएसटी। क्लियर है। ठीक है, सिमिलरली यूटीजीएसटी में, यूटीजीएसटी का इस्तेमाल पहले यूटीजीएसटी में हो सकता है, फिर कहाँ हो सकता है, ठीक है, आईजीएसटी में। ठीक है, तो एक और चीज़ याद रखनी है कि ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल टैक्स पे करने के अलावा कहीं और नहीं किया जा सकता। जैसे कि इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, उसको पे करने के लिए ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आईटीसी सेल्फ, और ये तो आपको क्लियर ही है कि हाँ, कि जो भी है हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। ई लिबिलिटी रजिस्टर है, ई क्रेडिट लेजर है, ई कैश लेजर है, हम डायरेक्ट एंट्री यानी रजिस्टर्ड पर्सन डायरेक्ट एंट्री में नहीं कर सकता। ठीक है, आईटीसी सेल्फ असेस्ड टू बी क्रेडिटेड इन ई क्रेडिट लेजर, द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न। मैं बता रहा हूँ, जो रिटर्न जाएगी मंथली में हम जो दिखा रहे हैं ये हमारा क्रेडिट बनता है, तो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, ई क्रेडिट लेजर में। ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। फिर कहते हैं फॉर्म ऑफ रजिस्टर, ठीक है, इसमें मेंटेन होगा फॉर्म जीएसटी पीएमटी 02 में। ठीक है, तो लिबिलिटी रजिस्टर किस में था, पीएमटी 01 में, तो क्रेडिट लेजर किस में है, 02 में।
फॉर ईच रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल फॉर आईटीसी। तो यानी कहने का भाव क्या है कि जो आपका क्या बोलते हैं कंपोजिशन लेवी वाला बंदा है, जो कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 में आता है, वो तो आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकता, तो उसको तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट थोड़ी है, उसका तो कोई ये ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी PMT02 for each registered person eligible for ITC under the Act on Common Portal. यूज ऑफ बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर, तो बता चुका कि जो बैलेंस है ई क्रेडिट लेजर में, उसका इस्तेमाल केवल 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 टैक्स की एलिजिबिलिटी पे करने में किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो याद नोट भी कर लो साथ में, एनी लायबिलिटी एक्सटेंट डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी ऑफ टैक्स। ठीक है, वो क्या है, जैसे आईजीएसटी का क्रेडिट लेजर में है बैलेंस, तो आईजीएसटी का आईजीएसटी सीजीएसटी फिर एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन। अगर यही ई क्रेडिट लेजर बैलेंस किसका है, सीजीएसटी का, उसका इस्तेमाल तो केवल सीजीएसटी फिर आईजीएसटी। ठीक है, फिर कहते हैं कि रिफंड, और कुछ बैलेंस बच रहा है मान लीजिए। ठीक है, बैलेंस अमाउंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, interest, penalty, fee, or any other amount payable under this act or the rules made thereunder may be refunded in accordance with the provisions of section 454। तो रिफंड का सेक्शन जो है वो 54 है। आप कहते हैं कि देखिए अगर ई क्रेडिट लेजर में कुछ बैलेंस बच रहा है, ठीक है, और कंपनी ने जो भी टैक्स है इंटरेस्ट है पेनल्टी जो बनती थी दे दी है, आप ई क्रेडिट लेजर में अगर बैलेंस बच रहा है तो हम डिपार्टमेंट से रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, वो एज पर सेक्शन 54 है। ठीक है, डेबिटेड ऑफ रिफंड अमाउंट, debit of refund amount, where a registered person has claimed refund of any unutilized amount from e-credit ledger, has claimed refund of any unutilized amount from electronic credit ledger in accordance with the provisions of section 54, amount to the extent of the claim shall be debited in the said ledger। अब मान लीजिए हमने रिफंड ले लिया, जो हमने डिपार्टमेंट से लेने थे आईटीसी के पैसे, तो आईटीसी हमारे खाते में क्या हुआ, क्रेडिट। हमने रिफंड ले लिया है तो हमें क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम, इफ द रिफंड सो फाइल्ड इज रिजेक्टेड आइदर फुली और पार्टली, अमाउंट जो पहले डेबिट की थी हमें अब वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ठीक है, शैल बी रिक्रेडिटेड। तो हमने जब रिफंड अप्लाई किया तो हमें कर दिया गया डेबिट, और रिफंड हमारा रिजेक्ट हो गया तो हमें फिर क्या कर देंगे, क्रेडिट। सीधी सी बात है। और ये मैं बता चुका हूँ किसी भी रजिस्टर में हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, नो डायरेक्ट एंट्री इन द ई क्रेडिट लेजर। हम किसी भी ऐसे रजिस्टर में, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। Save as provided in the provisions of this chapter, no entry shall be made directly in the electronic credit ledger under any circumstance। तो हम किसी भी केस में क्या है कि डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। फिर नोटिस ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन लेजर है। ठीक है, जैसे ई लायबिलिटी रजिस्टर में हमने किया था कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी आएगी, तो हम क्या है कि PMT0104 फॉर्म में हम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, सेम फॉर्म है PMT04। ठीक है, तो दोनों ही केस में सेम है। कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, ई लायबिलिटी रजिस्टर है या ई क्रेडिट लेजर है, हम क्या है कि GST PMT04 फॉर्म में क्या है कि एप्लीकेशन डाल सकते हैं GST पोर्टल पे कि हमारे यहाँ ई लायबिलिटी रजिस्टर या ई क्रेडिट लेजर में ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है। ठीक है, फिर कहते हैं एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस रूल इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट refund shall be deemed to be rejected if the appeal is finally rejected or if the claimant gives an undertaking to the proper officer that he shall not file an appeal। कहते हैं कि देखिए अब रिफंड कब माना जाएगा कि रिजेक्ट हो गया, रिफंड कब माना जाता है कि रिजेक्ट हो चुका है, या तो हमने अपील की थी वो रिजेक्ट हो गई है, और जो क्लेमेंट है वो कहता है कि ठीक है कि जो हमें मिल गया ठीक है और हम आगे अपील नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि एक ई लायबिलिटी रजिस्टर डिस्कस किया हमने, वो था PMT01 में, फिर हमने डिस्कस किया ई क्रेडिट लेजर, वो था PMT02 में, और कोई डिस्क्रिपेंसी आई वो PMT04 में आया। ठीक है, फाइल करेंगे GST पोर्टल पे। और ई लायबिलिटी रजिस्टर में क्या था कि जो भी लायबिलिटी है हमारी टैक्स की, इंटरेस्ट की, फाइन की, ठीक है, या डिपार्टमेंट ने हम पे कोई डिमांड रेज कर दी, वो सारी की सारी डेबिट हो जाएंगी ई लायबिलिटी रजिस्टर में। अब ई लायबिलिटी रजिस्टर को डिस्चार्ज कैसे करना है, ई कैश लेजर के जरिए। अब टैक्स की लायबिलिटी जो है वो दो तरीके से डिस्चार्ज होती है,
अगर आपके पास आईटीसी खड़ा है तो आईटीसी का इस्तेमाल करिए ई क्रेडिट लेजर में। अगर आपके पास आईटीसी नहीं खड़ा, अगर आपके पास आईटीसी नहीं खड़ा, ठीक है, तो आप क्या है कि ई कैश लेजर में से वो लायबिलिटी पे कर सकते हैं, टैक्स की लायबिलिटी पे कर सकते हैं। और अगर आपकी लायबिलिटी है लायबल टू पे टैक्स हो अंडर सेक्शन 10 या फिर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, या टीडीएस है या टीसीएस है, ठीक है, ये तो केवल कहाँ से पे कर सकते हैं आप, ई कैश लेजर में से, या फिर कोई इंटरेस्ट है या पेनल्टी है, क्या बोल रहा हूँ मैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग लायबिलिटी है आपकी, यानी कि रिसिपिएंट लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। आपकी जो लायबिलिटी बन रही है टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, या अंडर द कंपोजिशन लेवी है, या टीडीएस की लायबिलिटी या टीसीएस की लायबिलिटी है, ठीक है, या इंटरेस्ट है पेनल्टी है, ये केवल कहाँ से पे कर सकते हैं, ई कैश लेजर में से। इसको क्या है, ई क्रेडिट लेजर में से पे नहीं किया जा सकता। कि ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल केवल कहाँ हो सकता है, टैक्स की लायबिलिटी पे करने में, ठीक है। चलिए फिर कहते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अब देखिए ये लिखा कॉम्प्लिकेट हुआ है, पर मैं आपको पहले बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझा गया। क्या, आईजीएसटी का इस्तेमाल पहले, आईजीएसटी फिर बच गया तो सीजी एसजीएसटी, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन, ठीक है। और ध्यान ये रखना है, पहले पूरा का पूरा आईजीएसटी एग्जॉस्ट करना है। पहले क्या है कि पूरा का पूरा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले पूरा आपने एग्जॉस्ट करना है। पूरा आईजीएसटी एग्जॉस्ट करने के बाद, पूरा का पूरा आईजीएसटी एग्जॉस्ट करने के बाद क्या है कि आपने फिर उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी की ओर कदम बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अब पहले तो इसको आप कहेंगे यार ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, करते 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 अंत में वही निकलेगा जो मैंने एक छोटे से टेबल में आपको समझा दिया, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 5, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल in the electronic credit ledger of the registered person on account of IGST। अब IGST का इस्तेमाल कहाँ है, पहले कहते हैं कि IGST बच गया तो CGST एंड देन SGST, और एज द केस में भी UTGST, इन दैट ऑर्डर। अब यहाँ तो कहते हैं कि IGST का इस्तेमाल कहाँ करें IGST का इस्तेमाल कहाँ करें, पहले IGST फिर CGST फिर SGST, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, अब क्या सिस्टम है, पहले आईजीएसटी फिर जो बच गया सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन। फिर आप कहोगे सर ऐसे क्या पढ़ा रहे हो, देखिए सेक्शन में तो अभी तक ये लिखा हुआ है, बट आगे जाके 49A 49B ऐड हो गया, साथ में रूल 88A ऐड हो गया। जब हम ये सारा कुछ पढ़ लेंगे तभी मैंने लिखा कि ये इकट्ठा लिखा है, सेक्शन 49, सेक्शन 49A 49B रूल 88A। तो इकट्ठा पढ़ेंगे तो मतलब वही निकलेगा जो मैंने आपको समझाया। अभी तो क्या याद रखना है, या आईजीएसटी का इस्तेमाल कहते हैं कहाँ कर सकते हैं, आईजीएसटी, फिर उसके बाद सीजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी। और सीजीएसटी का इस्तेमाल तो वैसे ही है, पहले सीजीएसटी का इस्तेमाल, सीजीएसटी फिर आईजीएसटी, ठीक है। तो सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पहले सेंट्रल टैक्स में, एंड कुछ बच गया तो फिर आईजीएसटी, वो तो अब भी ऐसा ही है, ठीक है। और एसजीएसटी है, पहले कहाँ करेंगे उसको, एसजीएसटी में, अगर कुछ बच गया तो उसको आईजीएसटी, यहाँ ठीक लिखा है ठीक है। क्या कहते हैं, आईजीएसटी का इस्तेमाल कहाँ करना है, ठीक है, आईजीएसटी का इस्तेमाल कहाँ करना है, पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी फिर एसजीएसटी, और जो सीजीएसटी है उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, पहले सीजीएसटी फिर आईजीएसटी, ठीक है। और जो एसजीएसटी है उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, पहले एसजीएसटी फिर आईजीएसटी। इसको सही कर दूँ ऊपर से, ठीक है, यहाँ के कंसेप्ट हैं। तो आईजीएसटी है उसका इस्तेमाल कहाँ, पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी फिर कहाँ पे, एसजीएसटी, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दो चीज़ें तो ठीक है अभी सेम सेम ही है, बट ये वाली चीज़ चेंज हो चुकी है, क्योंकि आईजीएसटी का इस्तेमाल क्या है, पहले आईजीएसटी में, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन, वो आगे जाके क्लियर होगा हमारा, ठीक है। फिर कहते हैं प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट टैक्स शैल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली वेयर द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स इज नॉट अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ क्या कह रहे हैं, कहते हैं आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट टैक्स, आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट टैक्स शैल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स, आपका स्टेट टैक्स का जो आपका मान लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा है, कहने का भाव सिंपल है, और मान लीजिए एसजीएसटी का बैलेंस खड़ा है, ठीक है, शैल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली वेयर आईजीएसटी आईजीएसटी ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स इज नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी।
यानी कह रहे हैं कि पहले तो ठीक है, आईजीएसटी को आईजीएसटी से पे किया, कहते हैं कि एसजीएसटी का इस्तेमाल, एसजीएसटी का इस्तेमाल आईजीएसटी में करने से पहले कहाँ करना है, पहले सीजीएसटी एग्जॉस्ट करो। यहाँ कह रहे हैं कि देखिए एसजीएसटी का इस्तेमाल, एसजीएसटी का इस्तेमाल आईजीएसटी में बाद में करिए, उससे पहले क्या है, अगर सीजीएसटी पड़ा है, अगर सीजीएसटी पड़ा है आईजीएसटी के लिए तो पहले ये एग्जॉस्ट करो, उसके बाद आप एसजीएसटी को आईजीएसटी में यूज़ करो। ठीक है, अभी तक तो ये कह रहे हैं, पर जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो सारा कुछ आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। समझ आया आपको? तो सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि आईजीएसटी का इस्तेमाल, पहले ये अभी सेक्शन क्या है 49, ठीक है, आईजीएसटी का इस्तेमाल पहले क्या करिए, आईजीएसटी में, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, तो सेक्शन 49 में बोला है। ठीक है, फिर सीजीएसटी का इस्तेमाल पहले सीजीएसटी फिर आईजीएसटी, एसजीएसटी का इस्तेमाल पहले एसजीएसटी फिर आईजीएसटी। फिर कहते हैं कि देखिए एसजीएसटी का इस्तेमाल आईजीएसटी में करने से पहले सीजीएसटी को आईजीएसटी में अगर पड़ा हुआ है तो यूज़ कर लीजिए। तो अगर आपके पास सीजीएसटी का बैलेंस भी है, एसजीएसटी का बैलेंस भी है, तो पहले सीजीएसटी को यूज़ कीजिए आईजीएसटी पे करने में, उसके बाद आप एसजीएसटी का इस्तेमाल करिए। ठीक है, ये अभी अब तक हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 49। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और साथ में क्लोज डी में कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी टैक्स शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज, अभी एसजीएसटी की तरह ही है, अगर यूटीजीएसटी होगा, ठीक है, वो सिमिलर टू क्या होगा, एसजीएसटी। ठीक है, यूटीजीएसटी का क्या सिमिलर टू एसजीएसटी, कैसे, यूटीजीएसटी है तो पहले कहाँ यूज़ करेंगे हम, यूटीजीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर है कि स्टेट का जो टैक्स है उसका इस्तेमाल हम सेंटर में नहीं कर सकते। आपने नोट किया होगा कि जो स्टेट का टैक्स मतलब जो एसजीएसटी है उसका इस्तेमाल हम सेंटर में यूज़ नहीं कर सकते। एसजीएसटी केवल कहाँ हो रहा है यूज़, एसजीएसटी, आईजीएसटी। उसके अलावा क्या है, जो सीजीएसटी है, ठीक है, उसका इस्तेमाल आप स्टेट टैक्स में नहीं कर सकते। देख रहे हैं आप, सीजीएसटी का इस्तेमाल सीजीएसटी में फिर आईजीएसटी में, और यूटी टैक्स का इस्तेमाल भी क्या है, आप यूटी टैक्स में भी कर सकते हैं या फिर आईजीएसटी में, वो स्टेट में सॉरी सेंट्रल में यूज़ नहीं हो सकता। तो आपने नोट कर लेना है यहाँ पे, इस सेंट्रल जो टैक्स है, ठीक है, सेंट्रल टैक्स मतलब सीजीएसटी। ठीक है, सेंट्रल टैक्स कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्चार्ज, कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्चार्ज स्टेट टैक्स लिबिलिटी। ठीक है, स्टेट टैक्स वाला एसजीएसटी लिबिलिटी, और वाइसे वर्सा जरूर लिख लेना। ठीक, और वाइसे वर्सा मतलब प्रकार से सेंट्रल टैक्स का इस्तेमाल स्टेट टैक्स में नहीं हो सकता, उसी प्रकार से क्या है कि स्टेट टैक्स का इस्तेमाल भी सेंट्रल टैक्स में नहीं हो सकता। सीजीएसटी का इस्तेमाल एसजीएसटी की लिबिलिटी पे करने में नहीं कर सकते, और एसजीएसटी का इस्तेमाल आप सीजीएसटी की लिबिलिटी पे करने में नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो चलें आगे। तो अभी तक क्या समझा हमने, आईजीएसटी का इस्तेमाल आईजीएसटी में, और फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, ये 49 में लिखा है। और आगे जाके पढ़ेंगे कि आईजीएसटी का इस्तेमाल आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है, और सीजीएसटी का इस्तेमाल कहाँ पे है, पहले सीजीएसटी फिर आईजीएसटी। एसजीएसटी का इस्तेमाल कहाँ है, पहले एसजीएसटी फिर आईजीएसटी। यूटीजीएसटी का भी सेम ही है, यूटीजीएसटी मतलब पहले यूटीजीएसटी फिर आप कर सकते हैं आईजीएसटी। ठीक है, और सेंट्रल का टैक्स आप स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते, स्टेट का टैक्स आप सेंट्रल टैक्स की लिबिलिटी डिस्चार्ज करने में नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ए स्टेट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ए स्टेट टैक्स शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली वेयर, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, ये वही लाइन दोबारा आ गई है कि आईटीसी जो है एसजीएसटी का, उस आईजीएसटी जो है आईटीसी है किसका, एसजीएसटी का, उसका इस्तेमाल आईजीएसटी की लिबिलिटी पे ऑफ करने में कब करना है, जब सीजीएसटी वाला ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जब सीजीएसटी का जो इनपुट है वो ख़त्म हो चुका है, लास्ट में कौन सा करेंगे, एसजीएसटी का। क्लोज ई है, कहते हैं कि सेंट्रल टैक्स, ये हमारा हो गया, सेंट्रल टैक्स का इस्तेमाल कहाँ नहीं कर सकते आप, स्टेट टैक्स या यूटी टैक्स पे करने में नहीं कर सकते। और अगला सेम वही, स्टेट टैक्स का वही से बस आ गया, स्टेट टैक्स या यूटी टैक्स का इस्तेमाल हम सेंट्रल टैक्स में नहीं कर सकते। स्टेट टैक्स कैन नॉट बी यूज फॉर सेंट्रल टैक्स, और वाइस वर्सा। ठीक है, और यूटी में भी ऐसे है, यूटी का टैक्स, यूटी टैक्स का इस्तेमाल आप सेंट्रल टैक्स में नहीं कर सकते, और सेंट्रल का यूटी टैक्स में नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल,
ये सेक्शन 49 हमारा क्लियर हो गया। 49 से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो सेंटर वाला स्टेट में नहीं करेंगे, स्टेट वाला सेंटर में नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, सेक्शन 49 है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सेक्शन ओवरराइड करता है सेक्शन 49 को। सेक्शन 49 को ओवरराइड करता है, मतलब इस सेक्शन में अगर कोई प्रोविजन इनकंसिस्टेंट होगी सेक्शन 49 से तो चलेगी किसकी, इस सेक्शन की। ठीक है, तो पहले लाइन क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 49 में कुछ भी लिखा है छोड़ो उसको, यहाँ की सुनो। आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टैक्स shall be utilized towards payment of IGST, central tax, SGST, UTGST as the case may be, only after the input tax credit available on account of IGST has first been utilized fully towards such payment। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कहने का भाव यही है कि फर्स्ट एग्जॉस्ट IGST। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ITC ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी टैक्स, यानी कि CGST, SGST और UTGST का इस्तेमाल आपने IGST या CGST या SGST या UTGST कहीं भी यूज़ करना है। ठीक है, वो तभी किया जाएगा जब IGST क्या है, पूरा यूज़ हो चुका है। तो कहने का मतलब एक इसको लाइन में लिख सकते हैं आप, फर्स्ट एग्जॉस्ट IGST। ठीक है, यानी ये CGST, SGST, UTGST तब यूज़ करना है तो पूरा का पूरा IGST एग्जॉस्ट हो चुका होगा। कि IGST तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, IGST का इस्तेमाल आप IGST में भी कर सकते हैं और CGST में भी कर सकते हैं और SGST में भी कर सकते हैं। अगर UTGST है तो SGST की जगह ऑब्वियसली UTGST आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, ये तो था कहानी सारी सेक्शन 49 की। और 49A में क्या आ जाएगा, ठीक है, 49A में क्या आएगा बेटा, ये आ गया कि फर्स्ट एग्जॉस्ट IGST। ठीक है, फर्स्ट फुली एग्जॉस्ट IGST, ओनली देन only then utilized CGST, SGST और UTGST। ठीक है, तो पहले बेटा क्या करना है, आपने पूरा का पूरा एग्जॉस्ट करना है किसको, IGST को। जब पूरा का पूरा IGST एग्जॉस्ट हो जाएगा उसके बाद ही क्या है कि आपने CGST, SGST या क्या है UTGST का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब ये आपका है 49A, तो 49 पढ़ लिया हमने, 49A भी पढ़ लिया, फिर 49B पढ़ेंगे अब हम। अब कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, यहाँ से कहानी बदल जाएगी। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, अब कहते हैं कि नॉट वे स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर। अब इसका मतलब वो क्या, 49A में क्या लिखा था कि 49 में जो मर्जी लिखा हो, बट पहले क्या है कि आप IGST पूरा का पूरा एग्जॉस्ट करो। अब 49B में क्या लिख दिया कि नॉट वे स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर, मतलब ये पूरा का पूरा जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ो कि सुनो, एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ क्लोज E एंड क्लोज F ऑफ सबसेक्शन 5 और सेक्शन 49। द गवर्नमेंट में, ये पेमेंट का ही सेक्शन था, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल प्रिस्क्राइब द ऑर्डर जो मैंने आपको बताया था एक टेबल में स्टार्टिंग में। ठीक है, प्रिस्क्राइब द ऑर्डर मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC ऑन अकाउंट ऑफ IGST, CGST, UTGST एज द केस में बी टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ एनी सच टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या है, ऑर्डर बता सकती है किस तरीके से आपने क्या है कि ITC क्लेम करना है एज पर द रूल्स, एज में प्रिस्क्राइब मतलब एज पर द रूल्स। और रूल नंबर क्या है, 88A। यहाँ की कहानी आपकी खत्म हो जाएगी ITC की। ठीक है, ठीक है, तो 49B क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। तो 49B में नहीं बताया, वो कहते हैं क्या, देखो रूल। चलिए देखते हैं रूल, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। क्या है, IGST पहले कहाँ यूज होगा, IGST, फिर CGST और SGST इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन। कहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ IGST शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ IGST। अगर कुछ बच गया वो कहाँ होगा, यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स और UT स्टेट की जगह, एज द केस में बी इन एनी ऑर्डर, जैसे सही करता लगता है कर लो, प्रोवाइडेड दैट ITC ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और UTGST, यानी कि आपके पास CGST, SGST या UTGST का कोई ITC है
उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? पहले IGST, ठीक है, सेंटर का है तो फिर सेंट्रल टैक्स में, ठीक है। और आपको पता है कि वो तो 49 में ही पढ़ के आ चुके हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि जो सेंटर का स्टेट में, स्टेट का सेंटर में तो यूज़ होना नहीं है, ठीक है। स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स ओनली आफ्टर ITC अवेलेबल ऑन IGST हैज़ बीन फुली यूटिलाइज। ये तो हम पहले भी पढ़ रहे हैं 49A में कि पहले IGST पूरा एग्जॉस्ट करना है, ठीक है। अब देखिए हमने कुल मिला के सेक्शन पढ़े कौन से? 49, 49A, 49B और रूल नंबर 88A। अब 49 में क्या लिखा था? यहाँ तो सीधे से लिखा कि पहले IGST का इस्तेमाल कहाँ करो? IGST, फिर CGST, फिर SGST। और कहते हैं CGST का इस्तेमाल पहले CGST, फिर IGST, फिर SGST का इस्तेमाल पहले SGST, फिर IGST। ऐसे UTGST का पहले UTGST, फिर IGST। और 49A में क्या कहते हैं कि 49 को छोड़ो, मेरी सुनो, 49A में क्या बोला कि पहले IGST पूरा एग्जॉस्ट करो, उसके बाद आपने CGST SGST यूज़ करना है। और 49B में आए, वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन कैसे होगा? एज पर रूल। रूल कौन सा? 88A। अब 88A ने क्या बोला कि IGST का इस्तेमाल पहले IGST में करो, फिर आप उसका कर लो CGST या SGST में, जैसे आप चाहो, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन, ठीक है। चलिए अब समरी क्या बनी, जो मैं पहले स्टार्टिंग में समरी बता के आया था आपको। तो क्रक्स ये निकला 49 का, 49A का, 49B का, प्लस रूल 88A का। क्या कहते हैं बेटा? समरी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। IGST पहले IGST में यूज होगा, ठीक है। देन फ्रॉम CGST और SGST, ये रट्टा लगा लो, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। आपको CGST में यूज़ करना है, SGST में यूज़ करना है, तो आपकी मर्जी है, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन, ठीक है। तो IGST का इस्तेमाल कहाँ होगा? IGST का इस्तेमाल होगा पहले IGST में, पहले IGST में, फिर CGST या SGST, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन। और CGST का इस्तेमाल कहाँ होगा? पहले CGST, उसके बाद IGST। SGST का इस्तेमाल पहले SGST और उसके बाद IGST, क्योंकि सेंटर का टैक्स जो है का इस्तेमाल आप स्टेट टैक्स में नहीं कर सकते, यानी कि CGST को आप SGST में यूज़ नहीं कर सकते और वाइस वर्सा, ठीक है। और UTGST का सिमिलरली पहले UTGST में, फिर IGST में। और एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है आपको, फर्स्ट एग्जॉस्ट IGST, ठीक है। आप इसको, ये मेन टेबल है, यहाँ पे साथ में एक लिख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जॉस्ट, फर्स्ट फुली एग्जॉस्ट IGST, ठीक है। पहले पूरा IGST एग्जॉस्ट करना है, उसके बाद ही आपने CGST SGST वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, कहते हैं ITC ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट और यूटी टैक्स शैल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ IGST ओनली वेयर बैलेंस ऑफ ITC ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स इज नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ IGST। ये भी डिस्कस कर लिया कि अब पहले क्या है कि सेंट्रल टैक्स को एग्जॉस्ट करना है IGST में। सेंट्रल टैक्स का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? सेंट्रल टैक्स में, ठीक है। सेंट्रल टैक्स का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? सेंट्रल टैक्स में, फिर IGST में। अब आपने ये नहीं करना कि अभी CGST तो यूज़ किया नहीं, आप पहले ही SGST यूज़ कर रहे हैं IGST को पे करने में, ठीक है। तो CGST का इस्तेमाल IGST में तभी करना है, ठीक है, सॉरी, SGST का इस्तेमाल, SGST का इस्तेमाल IGST में तभी करना है जब CGST को बैलेंस जो अवेलेबल था IGST के लिए आप उसका इस्तेमाल कर बैठे हो, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये हम बात कर चुके हैं स्टेट टैक्स को या यूटी टैक्स को हम क्या है सेंट्रल टैक्स की लिबिलिटी पे करने में नहीं कर सकते और वाइस वर्सा, यानी कि स्टेट टैक्स को सेंट्रल टैक्स में और सेंट्रल को स्टेट में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं एक बार फिर फटाफट बोल रहा हूँ, आप भी पढ़ चुके हैं सारा। IGST का इस्तेमाल पहले IGST में, फिर CGST SGST इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन, और फिर CGST का इस्तेमाल CGST में, फिर IGST में। SGST का इस्तेमाल पहले SGST में, फिर IGST में। UTGST का इस्तेमाल पहले UTGST में, फिर IGST में। अब ध्यान ये रखना है कि पहले पूरा का पूरा IGST एग्जॉस्ट करना है, उसके बाद CGST SGST या UTGST यूटिलाइज करना है। और हाँ, स्टेट टैक्स यानी कि SGST का इस्तेमाल IGST की पेमेंट करने से पहले जो सेंट्रल टैक्स अवेलेबल है आपके पास, SGST अवेलेबल है, उसको यूज़ करना है, उसके बाद ही स्टेट टैक्स का इस्तेमाल IGST की पेमेंट करने में करना है, ठीक है। और सेंटर का टैक्स स्टेट में, स्टेट का टैक्स सेंटर में यूज़ नहीं हो सकता, क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं है सेंट्रल प्लस स्टेट के टैक्स में। बट IGST आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। SGST CGST IGST UTGST सबका इस्तेमाल IGST को पे करने में हो सकता है और वाइस वर्सा, यानी IGST का इस्तेमाल CGST SGST UTGST के लिए हो सकता है।
सेंटर का स्टेट में, स्टेट का सेंटर में यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, पहले पूरा आईजीएसटी एग्जॉस्ट करना है। ठीक है, और स्टेट टैक्स का इस्तेमाल आईजीएसटी की लिबिलिटी पे करने से पहले अगर सीजीएसटी खड़ा हुआ है, ठीक है, पहले उसको यूज़ करना है आईजीएसटी में, तभी स्टेट टैक्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आया बेटा ई कैश लेजर। ये मैंने बताया था कि जो भी हम पैसा जमा करवाएंगे, ठीक है, चालान होता है इलेक्ट्रॉनिक चालान, ई चालान हम भरते हैं। ठीक है, 10,000 तक क्या है कि हम कैश काउंटर पे भी जमा करवा सकते हैं बैंक के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चालान हम भरते हैं, एक ऑनलाइन सिस्टम जीएसटी पोर्टल में ही होता है। ठीक है, हमने भरना है उसको भी, हाँ भी इतना पैसा हम जमा करवा रहे हैं, इतना आईजीएसटी के लिए, इतना हम जमा करवा रहे हैं सीजीएसटी का, इतना एसजीएसटी का, इतना पेनल्टी का, इतना इंटरेस्ट का, हम सारा उसमें मेंशन करते हैं। फिर हम ऑनलाइन जो है पे कर देते हैं, एनईएफटी या आरटीजीएस जो भी है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, हम उससे पे कर देते हैं। हुआ क्लियर कुछ? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ बेटा कि जो हमने पे करनी है लिबिलिटी, ठीक है, जो हमने लिबिलिटी पे करनी है। अब टैक्स का लिबिलिटी हम कैसे पे कर सकते हैं? टैक्स की लिबिलिटी जो डिस्चार्ज की जा सकती है, टैक्स की लिबिलिटी को डिस्चार्ज कहाँ से करते हैं हम? टैक्स की लिबिलिटी को बेटा हम डिस्चार्ज कर सकते हैं आईटीसी में से, जो हम करके आए, और जो बैलेंस बच गया, ठीक है, उसे हम पे करते हैं ई कैश लेजर में से। और हम करके आए थे स्टार्टिंग में कि हाँ, कि जो कंपोजिशन लेवी के अंडर टैक्स है, ठीक है, सेक्शन 10 के अंदर टैक्स है, या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर इनपुट टैक्स लिबिलिटी है, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो टैक्स पे करना है, और कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 के तहत जो टैक्स पे करना है, या सेक्शन 51 के तहत जो टीडीएस पे करना है, या सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग टीसीएस पे करना है, या पेनल्टी है या इंटरेस्ट है, उसको हम केवल ई कैश लेजर में से ही पे कर सकते हैं। हम आईटीसी का इस्तेमाल इन 6-7 कामों के लिए नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए, अब जैसे आप पैसा जमा करवाएंगे, पैसा जमा करवाएंगे कैश में, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम में या बैंक में, तो वो आपके ई कैश लेजर में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ई कैश लेजर में क्या हो जाएगा? ई कैश लेजर में बेटा वो क्रेडिट हो जाएगा। ई कैश लेजर में क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ई कैश लेजर में क्या होगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जो हमने लिबिलिटी पे करनी है, हम शो करेंगे कि हम जैसे रिटर्न भरते हैं, हम बताते हैं कि इतना हम कैश में पे कर रहे हैं, इतना कुछ ऐसे है, तो क्या है कि ई कैश लेजर में हमारा डेबिट हो जाएगा। तो जमा करवाएंगे ई कैश लेजर में क्रेडिट, जब हम लिबिलिटी पे करेंगे तो ई कैश लेजर में डेबिट। हम बताना होता है कि हम ये पैसे यहाँ कहाँ से पे कर रहे हैं? ई कैश लेजर में से। ठीक है, चलिए, कहते हैं एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स टैक्स। अब कुछ भी आप पैसा जमा करवाएंगे, बेशक वो टैक्स का है, इंटरेस्ट का है, पेनल्टी का है, ठीक है, वो कहाँ क्रेडिट हो जाएगा? ई कैश लेजर में। एवरी डिपॉजिट्स मेड टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट बाय ए पर्सन बाय इंटरनेट बैंकिंग, तो बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस। ठीक है, एनईएफटी क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, 2 लाख तक क्या होती है? एनईएफटी। 2 लाख से ऊपर क्या है? आरटीजीएस है। और by such other aboard and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed shall be credited to the electronic cash ledger। ठीक है, तो आप जो भी पैसा जमा करवाएंगे, जो भी आप जमा करवाएंगे एवरी डिपॉजिट्स, तो बेशक वो टैक्स के रिगार्डिंग है, या पेनल्टी है, या इंटरेस्ट है, कुछ भी है, सीधा कहाँ जमा हो जाएगा? आपका क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या याद रखना है? क्रेडिट। ठीक है, जमा करवाएंगे तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? वो क्रेडिट आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर of such person to be maintained in such manner as may be prescribed। हम तो मेंटेन कर ही नहीं रहे, ये जीएसटी पोर्टल पे ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है। ठीक है, जैसे हम रजिस्टर्ड होते हैं तो साथ ही खुल जाता है ये। हम जैसे ही कैश जमा करवाएंगे, ठीक है, कैश जमा करवाएंगे ऑनलाइन सिस्टम से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ई कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यूज़ मैंने बता दिया है कि ई कैश लेजर का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। अब ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल केवल कहाँ हो सकता था? ई कैश, ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल केवल कहाँ हो सकता था? टैक्स की लिबिलिटी पे करने में, वो भी एज पर द सेक्शन 49, 49A, 49B एंड रूल 88A। बट ई कैश लेजर का इस्तेमाल आप टैक्स की पेनल्टी करने में भी कर सकते हैं, या फिर कुछ और जो भी है। ठीक है, जैसे कि कंपोजिशन टैक्स है, टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, कुछ भी आप पे कर सकते हैं, जो भी आपकी लिबिलिटी अंडर दिस लॉ। यूज ऑफ ई कैश लेजर, द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मे बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट। ये याद रखना है। ठीक है, इससे कोई भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बेशक क्या है वो आपकी टैक्स की है, इंटरेस्ट की है, पेनल्टी की है, फीस की है, या एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस
एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि ई कैश लेजर का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, एनी पेमेंट। ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गया। ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल केवल टैक्स लायबिलिटी में, वो भी एज पर द जो सेक्शन प्लस रूल्स 49 ए बी एंड रूल 88 ए। जो ई कैश लेजर है उसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, कुछ भी। चलिए, अब कहते हैं कि जब आप पैसा जमा करवाते हैं, ठीक है, ई कैश लेजर में जमा करवाते हैं तो दो तरह के हेड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक होते हैं मेजर हेड्स, एक होते हैं माइनर हेड्स। ठीक है, अब कहते हैं मेजर हेड्स हो गए, ईच ऑफ दीज मेजर हेड्स हैव 5 फॉलोइंग माइनर हेड। अब ये 4 हेड है, हर एक हेड के अंदर आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी के आगे क्या है, टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है। तो मान लो आईजीएसटी आपने लेट पे किया तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो वैसे है। ठीक है, तो हर एक मेजर हेड के अंदर क्या है, एक माइनर हेड्स हैं। तो मेजर हेड क्या है, टैक्स के नाम कौन से, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी। ठीक है, और माइनर हेड्स कौन सा हो गया, टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है, या अदर्स है। ठीक है, तो माइनर हेड कौन सा हो गया बेटा, 5 5 माइनर हेड है। मेजर हेड कितने हैं, 4 हर एक, यानी कि मेजर हेड के नीचे 5 माइनर हेड है। इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स, तो इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ठीक है, और टैक्स हो गया एंड अदर्स हो गया। फिर कहते हैं कि अब ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, तो आपने एक हेड में जमा करवाया, जैसे मान लीजिए आईजीएसटी में जमा करवाया, तो आप एक हेड का पैसा दूसरे हेड में यूज़ नहीं कर सकते। कैश डिपॉजिट अगेंस्ट वन हेड कैन नॉट बी यूज टू मेक द पेमेंट ऑफ अदर हेड। ये हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस करके आए थे। ठीक है, एक हेड का पैसा एक हेड में आपने जमा करवाया, एक हेड में जमा करवाया गया पैसा दूसरे हेड में यूज़ नहीं हो सकता। एक हेड में जमा करवाया गया पैसा दूसरे हेड में यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कहते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल है, जमा करवाया सीजीएसटी में, तो यूज़ आप क्या है आईजीएसटी वगैरह में पे करने में नहीं कर सकते, और वाइस वर्सा। रिफंड है, अब आपका मान लीजिए आपने कैश लेजर में ज़्यादा जमा करवा दिया है। ठीक है, बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर, ये आपका कोई बैलेंस खड़ा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, जो भी पे करना था कर दिया। ठीक है, मे बी रिफंडेड एज पर सेक्शन 50, और स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। 54 का एक सेक्शन है, रेलिवेंट डेट से 2 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो रिफंड के लिए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 बी मेंटेन्ड, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर शैल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी PMT 05। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर किस में था, PMT 01 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कौन से थी, PMT 02 में। और ये ई कैश लेजर कौन से फॉर्म में बेटा, 05 में, फॉर्म GST PMT 05। ठीक है, फॉर ईच पर्सन लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं सारा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, फाइन, अदर। ठीक है, फॉर्म कौन से में मेंटेन होगा, PMT 05 में। और जैसे ही ठीक है जमा करवाएंगे क्रेडिट हो जाएगा और लायबिलिटी पे कर देंगे तो ई कैश लेजर में वो डेबिट हो जाएगा। एनी पर्सन ऑन बिहाफ शैल जनरेट ए चालान, ये ध्यान रखना है। देखिए, जब हम पैसे जमा करवाते हैं तो क्या है कि पहले हमें कॉमन पोर्टल पे एक चालान जनरेट करना है। चालान जनरेट हो जाएगा, उसके बाद हमें पेमेंट करनी होती है। ठीक है, एनी पर्सन और ए पर्सन ऑन हिज बिहाफ शैल जनरेट ए चालान इन फॉर्म GST PMT 06 on common portal and enter the details of amount to be deposited by him towards tax, interest, penalty, fee और any other amount। एक चालान जनरेट करना है। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, अमाउंट एंटर कर देनी है कि हम कितना पैसा जमा करवा रहे हैं, कौन से हेड में करवा रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द चालान इन फॉर्म GST 0 PMT 06 जनरेटेड एट द कॉमन पोर्टल शैल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 15 डेज। ये आपको याद रखना है, ईजी है, इंपॉर्टेंट है कि आप जब चालान जनरेट कर लेते हैं, सिस्टम में आप चालान जनरेट कर लेते हैं, उसको आपको पेमेंट करनी होती है। ठीक है, जैसे देखिए आप ICSI का फॉर्म भरते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरते हैं, तो पहले आप पूरी डिटेल भर देते हैं, फिर लास्ट में जाके आपको क्या करनी होती है, पेमेंट। सिमिलरली ये है कि आपको पहले सारी डिटेल भर देनी है सिस्टम में कि हाँ भी आप क्या पे कर रहे हैं, IGST SGST क्या है। तो आपने एक चालान जनरेट कर दिया। ठीक है, चालान जनरेट कर दिया, CIN जनरेट हो जाता है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब उसकी जो वैलिडिटी है वो 15 डेज़ की है। ठीक है, वो जो चालान है वो क्या है, उसकी 15 डेज़ की वैलिडिटी है। अगर वो 15 डेज़ पूरे हो गए तो चालान एक्सपायर हो जाएगा, आपको नया चालान क्रिएट करना पड़ता है फिर। ठीक है,
However, a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in Section 14 of the IGST Act may also do so to the board's payment system, namely इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट बोर्ड, मतलब यहाँ पे बोर्ड का सिस्टम कौन सा हो गया, CBIC का सिस्टम। ठीक है, अगर एक बंदा बाहर बैठा है, वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सबसे देता है, मान लीजिए गूगल है, अब मैं उनसे कोई सबसे ले रहा हूँ, तो वो बंदा लिबिलिटी कैसे पे करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाइड बाय बोर्ड, क्योंकि ये इंपोर्ट का केस आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो जो CBIC का जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है, आप उससे क्या है लिबिलिटी पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम जो है, ठीक है, आपका एक्साइज एंड सर्विस टैक्स का, में आप पे कर सकते हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। आप कहते हैं कि देखिए हमें जो टैक्स पे करना है वो ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन में हमने डिस्कस किया कैसे पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उससे पे कर सकते हैं। या अगर 10,000 तक का है पेमेंट, 10,000 तक की है, तो हम बैंक में काउंटर पे जाके भी पैसे जमा करवा सकते हैं। फिर डिपॉजिट अंडर सब रूल 2 शैल बी मेड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, नेमली इंटरनेट बैंकिंग हो गया, टू ऑथराइज बैंक्स, ठीक है, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, थ्रू द ऑथराइज बैंक, NEFT है, RTGS है, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, या RTGS है। ठीक है, और ओवर द काउंटर भी कर सकते हैं थ्रू ऑथराइज बैंक फॉर डिपॉजिट अप टू ₹10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड, 10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड तक कर सकते हैं, बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, बाय कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है कि ऑनलाइन से करनी है अगर 10,000 से ज़्यादा अमाउंट है, नेट बैंकिंग है, ठीक है, NEFT है, RTGS है, ठीक है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। अगर 10,000 तक है, ठीक है, बैंक में जाइए जो ऑथराइज बैंक से, काउंटर पे वहाँ जाके कैश जमा करवा दीजिए। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिट, और कुछ एक केसेज हैं वहाँ पे 10,000 की लिमिट अप्लाई नहीं होती। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो जितना मर्जी जमा करवा सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एनी अदर डिपॉजिट्स टू बी मेड बाय पर्सन्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर इन दिस बिहाफ। रिकवरी अमाउंट है, और किसी का छापेमारी की डिपार्टमेंट ने, GST ने डिपार्टमेंट ने, तो उसकी मान लीजिए 10 लाख की पेनल्टी निकली है, तो 10 लाख की या 15 लाख की, तो 15 लाख है मान लीजिए, वो कैश में उससे रिकवर कर सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम एनी पर्सन whether registered or not, including recovery made through attachment or sale of movable और immovable properties। ठीक है, तो क्या है कि कहते हैं कि देखिए अगर रिकवरी है, अमाउंट है, वो अटैचमेंट के जरिए या सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी की, मूवेबल या इमूवेबल, उसे कैश में रिकवर कर सकते हैं 10,000 से ज़्यादा। अमाउंट रिकवर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वही चीज़ आ गई। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि आप रिकवर कर सकते हैं बाय वे ऑफ कैश, चेक, जो भी है आपके हाथ में, डिमांड ड्राफ्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट एक्टिविटी और एनी एडहॉक डिपॉजिट्स। तो मेन तो पैसा रिकवर करने से। पेमेंट का तरीका क्या है, नेट बैंकिंग है, ठीक है, और आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, NEFT है, RTGS है। 10,000 तक की काउंटर पेमेंट भी कर सकते हैं आप बैंक में जाके जो ऑथराइज है। ठीक है, अब ये 10,000 की लिमिट कहाँ अप्लाई नहीं होती, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है या कुछ और बंदे हैं जो अलाउ किए हैं, किसने, कमिश्नर ने, इन दिस बिहाफ। ठीक है, उसके अलावा जो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स होती है उस समय, या इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग होती है उस समय, ठीक है, कैश में या डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए भी रिकवर किया जा सकता है, या प्रॉपर्टी बेची, रिकवरी की, मूवेबल थी, मूवेबल प्रॉपर्टी सेल करके भी पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient, क्या है, a person supplying online information and database access or retrieval services from place outside India to a non-taxable online person recipient, जो हम पढ़ के आए थे अभी, may also make the deposits to the international money to Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Payment Network from the date to be notified by the board। जब हम ही करके आए थे कि CBIC का जो ऑनलाइन अकाउंटिंग सिस्टम है फॉर एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, उससे कर सकता है। और क्या है कि इनको अलाउ किया गया कि जो वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन पेमेंट नेटवर्क है, उससे भी कर सकता है फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय CBIC। ठीक है, तो ये तरीके क्या हैं पेमेंट करने के।
और इसमें मोटर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 10,000 तक क्या है कि कैश में भी भुगतान किया जा सकता है बैंक में जाके, काउंटर पेमेंट यानी कि कैश पकड़ा दिया, ठीक है, या चेक दे दिया या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, ठीक है बेटा। फिर कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सब रूल इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट इंडिकेटेड इन द चलान कमीशन इफ एनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पेमेंट शैल बी बोर्न बाय पर्सन मेकिंग सच पेमेंट, ठीक है। अब जो भी बैंकिंग के खर्चे होते हैं, हम जो को भुगतान करते हैं किसी को, जब हम पेट्रोल भरवाते हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप से, कि कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं। इसी प्रकार से क्या है कि आप पेमेंट करेंगे, मान लीजिए बैंक कोई चार्ज लेता है, सर्विस के चार्जेस लेता है, आरटीजीएस के या फिर एनईएफटी के, तो वो सरकार नहीं भरेगी, जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं भरेगा, वो कौन भरेगा, जो बंदा पे कर रहा है, ठीक है। जो बंदा क्या है कि ये टैक्स जमा करवा रहा है, जो खर्चा जमा करवाने पे आएगा वो उसे खुद भरना पड़ेगा। पेमेंट बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बंदा अनरजिस्टर्ड है, बंदा क्या अनरजिस्टर्ड है, अभी मान लीजिए उसने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, नंबर अभी आया नहीं, तो बंदा तो अनरजिस्टर्ड ही है कि नहीं। उसने जो टैक्स कलेक्ट किया, जब वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद से जो टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है, तो टैक्स कैसे जमा करवाएगा। एनी पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय पर्सन विच इज हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। जो रजिस्टर्ड है उसके पास तो क्या होता है, GSTIN, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। दूसरा बंदा क्या है, उसका क्या होगा, TIN, टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये भी कहाँ से जनरेट होगा, थ्रू कॉमन पोर्टल, मतलब GST.gov.in वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे TIN जनरेट करना है, उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि वेयर द पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ NEFT या RTGS मोड फ्रॉम एनी बैंक, द मैंडेट फॉर्म shall be generated along with the challan on the common portal and the same shall be submitted to the bank from where the payment is to be made। क्या कहते हैं, where the payment is made by the way of NEFT or RTGS mode from any bank, the mandate form shall be generated along with the challan on the common portal and the same shall be submitted to bank from where the payment is to be made। अब देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ क्या चीज़ है। एक तो है कि हम बैंक से खुद पेमेंट करते हैं, खुद मैंने नेट बैंकिंग किया, RTGS या NEFT ऑप्शन चूज़ किया, पेमेंट कर दी। एक है कि हम बैंक में जाके क्या करवाते हैं, NEFT या RTGS करवाते हैं, यानी कि खुद ही करनी होती है, बैंक में जाके करवा लेते हैं हम NEFT या RTGS। 2 लाख तक क्या है, NEFT है, 2 लाख से ऊपर RTGS है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे 5 लाख का भुगतान करना है, 5 लाख की टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, तो मेरा क्या है, RTGS है, तो मैं बैंक में क्या, मैं कहूँ सीधा क्या 5 लाख रुपये दे दूँ उनको, कहाँ जमा करवाना है, तो मैंने जो चालान जनरेट किया था उसकी कॉपी निकालूंगा, प्रिंट आउट, ठीक है, जो मैंने कॉमन पोर्टल पे जो चालान जनरेट किया है, जिसकी वैलिडिटी कितनी है, 15 दिन तक, ठीक है। तो जो मैंने चालान जनरेट किया है, ठीक है, तो मैंडेट फॉर्म शैल बी जनरेटेड अलॉन्ग विद द चालान ऑन द अमाउंट कॉमन पोर्टल, ठीक है। मैंडेट क्या है कि जो मैं फॉर्म भर के दे रहा हूँ, यहाँ मुझे इतना जमा करवाना है, ठीक है, और उसके साथ क्या देना मुझे, चालान की कॉपी जो मैंने जनरेट की थी, ये वैलिडिटी क्या थी, 15 डेज, ठीक है। क्योंकि देखो चालान की वैलिडिटी 15 डेज का मतलब क्या है कि आपने चालान तो जनरेट कर लिया सिस्टम पे, तो उसके बाद पे भी तो करना टैक्स, तो जो पे करना वो 15 डेज के अंदर करना है। अगर आप 15 डेज में पे नहीं करेंगे तो चालान खत्म, नया चालान जनरेट करो। ये कहते हैं कि वैलिडिटी ऑफ मैंडेट फॉर्म, ये भी कितनी है, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ चालान। ऑन सक्सेसफुल क्रेडिट ऑफ अमाउंट टू द कंसर्न गवर्नमेंट अकाउंट मेंटेन इन द ऑथराइज बैंक ए चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। क्या कहते हैं कि जैसे ही आप कहें कि पैसा जमा करवा दोगे, ऑन सक्सेसफुल क्रेडिट ऑफ अमाउंट टू द कंसर्न गवर्नमेंट अकाउंट, जो भी आपने जमा करवा दिया बैंक में, उसके बाद क्या जनरेट होगा, CIN, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, शैल बी जनरेटेड बाय द कलेक्टिंग बैंक एंड द सेम शैल बी इंडिकेटेड इन द चालान। जब आप बैंक में पैसे जमा करवा दोगे, ठीक है, तो उनके सिस्टम वो आपको एक स्लिप देंगे, ठीक है, उस पर क्या लिखा होगा, CIN, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। कल को कोई मिसमैच होता है कि आपने जमा करवा दिए और सिस्टम में आपको चढ़े नहीं कैश लेजर में, तो क्या है कि उस CIN के जरिए वो क्या है कि मैच किया जा सकता है। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू ई कैश लेजर, तो पता है आपको, जब आपने कैश में पैसा जमा करवाया है बैंक में अपना, तो क्या है कि वो आपका ई कैश लेजर में आ जाएगा। तो जो भी आप पेमेंट करोगे, ठीक है, नेट बैंकिंग RTGS वगैरह के जरिए, वो सारी क्या है आपकी ई कैश लेजर में आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर नहीं होती तो फिर डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो जो GST पोर्टल पर जाके शिकायत करो। ऑन रिसीट ऑफ CIN फ्रॉम द कलेक्टिंग बैंक
said amount shall be credited to the electronic cash ledger of the person. Said amount shall be credited in the electronic cash ledger of the person on whose behalf the deposits has been made, and the common portal shall make available a receipt to this effect. ठीक है, तो कॉमन पोर्टल पे ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाएगी। ये लिंक्ड है, जो बैंक का सिस्टम है और वो जीएसटी का सिस्टम आपस में क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, जैसे ही हम क्या है कि जमा करवाएंगे, पहले हमने क्या किया, एक कॉमन पोर्टल पे गए तो हमने क्या किया, चालान जनरेट कर लिया। अब चालान की जनरेट जो कॉपी थी हमने कहाँ जमा करवा दी, पैसों के साथ बैंक में। ठीक है, अब बैंक ने आपको क्या दी, एक स्लिप थी, स्लिप में क्या था, ठीक है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। स्लिप में क्या होगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर से क्या है, वेरीफाई हो पाएगा कल को, यहाँ भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है कि देखिए ये बैंक में हमने जमा करवाए थे, ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अब जीएसटी वाले डिपार्टमेंट वाले वो बैंक से मैच करेंगे कि हाँ यार ये वाले चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर वाले पैसे इतने आए कि नहीं आए उनके पास। ठीक है, अब वही बात आ गई, ये कहते हैं नॉन जनरेशन और नॉन कम्युनिकेशन ऑफ CIN। ठीक है, अब ये बैंक ने जब पेमेंट ली है उस टाइम जनरेट करके देना था CIN। वेयर द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड और द पर्सन मेकिंग द डिपॉजिट ऑन दिस बिहाफ इज डेबिटेड। बैंक में तो डेबिट हो गए, पर जो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर था वो जनरेट ही नहीं हुआ। ठीक है, या जनरेट तो हो गया बट कम्युनिकेट नहीं हुआ कॉमन पोर्टल पे, सिस्टम में आया ही नहीं, तो सिस्टम पे शो ही नहीं कर रहा कि मेरे जमा हुए कि नहीं हुए। ठीक है, द सेड पर्सन में रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिकली। अब जो डिस्क्रिपेंसी है उसको किस फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म GST PMT 07 फॉर्म में। ठीक है, याद रख लेना। टू द कॉमन पोर्टल टू द बैंक और इलेक्ट्रॉनिक गेटवे थ्रू विच द डिपॉजिट वॉज इनिशिएटेड। तो इतना समझ आ गया होगा आपको कि जो आपने पहले क्या करना है कि आप गए कॉमन पोर्टल पे, तो वहाँ चालान भरा, चालान की जो वैलिडिटी है वो 15 दिन की है, 15 दिन के अंदर भुगतान करना है। आप खुद कर लो ऑनलाइन सिस्टम में जाके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली कर लो या बैंक में जाके आप जमा करवा दो। तो जैसे ही आपका भुगतान होगा, जो आपका कलेक्टिंग बैंक है, ठीक है, बेशक आप ऑनलाइन कर रहे हो तब भी तो बैंक से के जरिए हो रहा है, और बैंक में जा रहे हो तब भी बैंक के जरिए हो रहा है, तो एक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपने पैसा रिफ्लेक्ट जमा करवाया है सारा, ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ई कैश लेजर में। तो अगर ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो PMT 07 GST PMT 07 फॉर्म जो है ये आप भरिए। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कराइए। ठीक है, अमाउंट डायरेक्टेड कलेक्टेड अंडर सेक्शन 51 52 टू बी क्रेडिटेड टू द ई कैश लेजर। एनी अमाउंट डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 51 TDS या TCS अंडर सेक्शन 52 and claimed in form GSTR 02 by the registered person, taxable person, from whom the said amount was directed, or as the case may be collected, shall be credited into his electronic cash ledger in accordance with the provisions of Rule 87। मान लीजिए लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुझे भुगतान जब किया तो उन्होंने पैसे काट लिए मुझसे। ठीक है, उन्होंने 10 लाख रुपए क्या काट लिया मुझसे, TDS। तो जब वो जमा करवा देंगे तो मेरे ई कैश लेजर में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि जैसे मेरा कैश जमा हो गया, मुझसे TCS कलेक्ट कर लिया, जब वो जमा करवाएंगे सरकार को, ठीक है, GST डिपार्टमेंट को, तो क्या है कि वो मेरे ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ आ चुका होगा सारा। फिर कहते हैं कि रिफंड टू बी डेबिटेड। ठीक है, रिफंड टू बी डेबिटेड। अब देखिए जब मुझे वो रिफंड दे देंगे, ठीक है, तो मुझे क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो डेबिट। वेर ए पर्सन हैज़ क्लेम्ड रिफंड ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दैट अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, जब मुझे रिफंड मैंने क्लेम किया है तो मुझे क्या करेंगे, वो डेबिट। रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम। अब कहते हैं इफ द रिफंड सो क्लेम्ड इज रिजेक्टेड आइदर फुली और पार्टली, अमाउंट डेबिटेड अंडर सब रूल 10, ये वाली, टू द एक्सटेंट ऑफ रिजेक्शन शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, तो रिफंड रिजेक्ट हो गया तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे ई कैश लेजर में। ठीक है, और डिस्क्रिपेंसी है वही जो हमने कैश जमा करवाया मैच नहीं कर पा रहा, तो क्या है कि फॉर्म GST PMT 04 में हमें इंटीमेट करना है कॉमन पोर्टल पे। ठीक है, फिर कहते हैं कि द रिफंड शैल बी डीम्ड टू बी रिजेक्टेड इफ द अपील इज फाइनली रिजेक्टेड। आपने अपील वगैरह की थी, वो अपील रिजेक्ट होगी तो मतलब आपका रिफंड जो है वो रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस रूल इट इज़ हेयर बाई क्लैरिफाइड दैट रिफंड शैल बी डीम्ड टू बी रिजेक्टेड इफ द अपील इज फाइनली रिजेक्टेड, और इफ द क्लेमेंट गिव्स एन अंडरटेकिंग भी, वो कहता है मैं अपील नहीं करूँगा। अगर फाइनल अपील थी वो अपील रिजेक्ट हो गई, ठीक है, और आपने अंडरटेकिंग दे दी राइटिंग में कि आप अपील नहीं करेंगे, तो मतलब आपका जो रिफंड है वो रिजेक्ट हो ही गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि अपील तो कर नहीं सकते। ठीक है, अदर पॉइंट्स एज पर सेक्शन 49 ये हम सारा पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, नहीं ये सॉरी
तो आप ई कैश लेजर में जमा करवाते हैं तो आप लायबिलिटी कैसे कैसे पे करते हैं, ये ध्यान से जमिए। कैसे कैसे पेमेंट करनी है आपने। सेल्फ असेस टैक्स पहले, एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, ये याद रखना है, ठीक है। जब आप पे करते हैं ई कैश लेजर के जरिए, तो उस जो आपकी लायबिलिटी है वो कैसे कैसे सेटल की जाती है। पिछले सालों का टैक्स पहले सेटल किया जाता है, उसके बाद इस साल का सेल्फ असेस टैक्स है या अदर ड्यूज है, और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर इंक्लूडिंग द डिमांड डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73 और 74। तो पहले तो क्या है कि जो पिछले सालों की ड्यूज़ हैं वो सेटल किए जाते हैं, जो आपने खुद कहा था टैक्स है। मान लो आपने रिटर्न भरी, आपने कहा कि मेरा इतना टैक्स बनता है, इतनी पेनल्टी बनती है, और उसके अगले महीने की मान लीजिए उतनी पेनल्टी, उतना टैक्स, इतनी आपने बताया कि इतना टैक्स है, इतनी पेनल्टी है, तो आप फिर पैसे जमा करवाते हैं। तो पहले पिछले समय का एडजस्ट होगा, उसके बाद ही आप अगला कर पाएंगे। पहले पिछली सेटलमेंट होगी, उसके बाद ही अगली हो पाएगी। तो पहले पिछले टैक्स पीरियड का जो टैक्स है, ड्यूज़ है, फिर करंट जो टैक्स पीरियड के ड्यूज़ हैं और अदर ड्यूज़ है या टैक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो आपको क्या है, जो उन्होंने डिमांड रेज की है, डिपार्टमेंट ने जो डिमांड रेज की है, ठीक है। पासिंग ऑफ इंसिडेंट्स क्या है, एवरी पर्सन हु हैज़ पेड द टैक्स ऑन द गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर दिस एक्ट shall unless the contrary is proved by him be deemed to have been passed on full incidence of such tax to the recipient of such goods or services or both। मैं समझाता हूँ क्या है। मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट से कहता हूँ कि मेरा रिफंड बनता है, मुझे दो। डिपार्टमेंट कहेंगे, मुझसे पूछेगा कि पहले ये बता कि तूने अपनी जेब में से भरा है कि नहीं। मान लीजिए मैंने आपको सामान बेचा और बाद में मुझे पता लगा कि मैंने तो टैक्स ज़्यादा ले लिया या रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा चार्ज कर लिया, ठीक है। रेट था 5%, ले लिया 12%, इनवॉइस भी 12% का काट दिया, ठीक है। अब मैंने सरकार को जमा भी करा दिया 12%, पर बाद में पता लगा कि इसकी जो 10,000 रुपये टैक्स तो ज़्यादा आ गया। बनता कितना था 5%, लगा कितना दिया 12%। अब मैं डिपार्टमेंट से रिफंड मांग रहा हूँ कि मुझे क्या है कि जो 7% का एक्स्ट्रा टैक्स आपको चला गया तो मुझे वापस कीजिए। अब डिपार्टमेंट ये पूछेगा, पहले ये बता कि तूने जेब में से भरा, तूने जेब में से भरा। अगर ये मैं प्रूव कर देता हूँ कि हाँ जी मैंने ज़्यादा चार्ज किया था, मैंने उसको रिफंड कर दिया है, ठीक है, तो सरकार मुझे वापस दे देगी। अगर ये मैं प्रूव ही नहीं कर पाता कि मैंने उसको जो फालतू चार्ज किया था वो दिया भी है कि नहीं है, तो सरकार मुझे वापस नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। ये आप नॉलेज के लिए ये पढ़ सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, सॉरी, EN रिचमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, यू कैन नॉट ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम द बोथ साइड। मैंने आपसे टैक्स भी ले लिया, ठीक है, और सरकार से जो दिया था वो वापस भी ले लिया, तो टैक्स मेरा कोई घर का थोड़ी ना है। हम पढ़ के आ रहे हैं GST, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, कि कस्टमर से लेना है सरकार को देना है। कस्टमर से लिया सरकार को दिया, अब पता लगा कि ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा दे दिया, तो मैं सरकार से वापस मांग रहा हूँ। तो सरकार पूछती है तूने जेब में से भरा, मैं कहता हूँ नहीं। सरकार कहती है काहे का टैक्स को वापस दें, कि तू बेनिफिट बैठे बैठाए नहीं ले सकता अपनी जेब में। क्लियर, ठीक है। फिर है कि डीम डे ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट इन द ऑथराइज बैंक shall be deemed to be the date of deposit in the electronic cash ledger, ठीक है। तो मैंने आज मान लीजिए जमा करवाया, ठीक है। अब चेक चेक के जरिए या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करवाया, क्लियर 2 दिन बाद हुआ, ठीक है। चेक के जरिए जमा करवाया, क्लियर 2 दिन बाद हुआ, ठीक है। अब कहते हैं कि डीम डे ऑफ पेमेंट कौन सा माना जाएगा, जब बैंक में क्या है, क्रेडिट हो गया, सरकार के खाते में क्रेडिट हो गया। फिर कहते हैं कि टैक्स ड्यूज मीन्स द टैक्स पेबल अंडर दिस एक्ट एंड डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट फी एंड पेनल्टी। यानी कि जो हम टैक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, टैक्स ड्यू थे और अदर ड्यू थे। टैक्स का मतलब टैक्स ही है बस, IGST, CGST, SGST, UTGST। अदर ड्यूज में तो सारे ही आ गया, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फी है, एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस सेक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, ठीक है। तो अब तक जो पढ़ा वो काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें थी, ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत टेक्निकल है, कॉमन सेंस भी है इसमें, ठीक है। हम ITC को लिंक कर दिया इन्होंने, क्या है कि अब वो ITC एक क्लेम कहाँ से करना है, ठीक है। ITC जाएगा कहाँ, पहले तो ई क्रेडिट लेजर में, ठीक है। अब क्लेम करना है कल को, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, तो कहाँ से करेंगे, पहला पार्ट ई क्रेडिट लेजर में से, अगर बैलेंस रह गया तो ई कैश लेजर में से। ई लायबिलिटी रजिस्टर है, वो सारी लायबिलिटी वहाँ चली जाएंगी हमारी, ठीक है, और वहीं से पे हो जाएंगी, ठीक है। जब पे होती जाएंगी ई कैश लेजर में से, तो सारी वहाँ पे क्या है, शो हो जाएंगी, ठीक है। तो बेटा पार्ट 1 में इतना ही है, ठीक है।
बाकी जो बैलेंस बचा है इस चैप्टर का हम क्या है पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और चैप्टर मैं फिर कहूँगा कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है पर अच्छा है, इसको अच्छे से समझिए, बेसिक है, काफ़ी बेसिक चैप्टर है। ठीक है बेटा, थैंक यू।